स्टोरी शुरू होती है एक लड़के हिप्की से जो अपनी जान बचाने के लिए एक खाली वैली में भाग रहा है, जबकि एक हॉर्न रैबिट उसका पीछा कर रहा है। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वो इस सिचुएशन में कैसे आया या क्या चीज उसका पीछा कर रही है, इसलिए उसके लिए सब कुछ बिल्कुल आउट ऑफ नोवेयर लग रहा है। वो सोचता है कि ये कौन सी क्रीचर है और तभी अचानक एक सॉफ्ट फीमेल वॉइस सुनाई देती है, जो उस क्रीचर को चेक करके बताती है कि वो एक लेवल 1 हॉर्न रैबिट है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि वो वॉइस क्या है, लेकिन वो उसे कहता है कि वो कहीं मत जाए क्योंकि वो डरा हुआ है। रैबिट अचानक उस पर जंप करता है, लेकिन वो बचकर साइड हो जाता है और उसके ऊपर गिरकर उसे क्रश करके मार देता है। मीनवाइल फॉरेस्ट के अंदर एक एल्कोहल ट्रीज के बीच से गुजरती हुई दिखती है, जब एक अननोन मेल वॉइस उसका रास्ता गाइड करता है। उसे ईस्ट की तरफ बढ़ते रहने को कहता है क्योंकि वहाँ कुछ बहुत प्रीशियस उसका इंतजार कर रहा है। मीनवाइल हिप्की रिलीव्ड होता है कि वो हॉर्न रैबिट के अटैक से बच गया, लेकिन उसे अभी भी नहीं पता कि वो कहाँ है या वॉइस क्या थी। ऊपर से वो अपना फोन चेक करता है और देखता है कि उसमें बिल्कुल सिग्नल नहीं है, जिससे हेल्प कॉल करने की उसकी लास्ट होप भी खत्म हो जाती है और वो अपना दिमाग खोने से बचने की कोशिश करता है। वो डिसाइड करता है कि वो वॉइस रियल नहीं थी और वो बस हेलुसिनेट कर रहा था। उसे थोड़ी भूख लगती है और वो हॉर्न रैबिट को खाने के बारे में सोचता है, लेकिन तुरंत खुद को मना कर देता है क्योंकि उसे नहीं पता कि वो खाने के लिए सेफ है या नहीं। तभी वो वॉइस फिर से बोलती है और बॉडी को चेक करके हिप्की को बताती है कि हॉर्न रैबिट एक्चुअली एक ग्रेप डेलिकेसी है जो स्ट्यूज में बहुत अच्छा लगता है। ये सुनकर वो डिसाइड करता है कि अभी के लिए वो उसे साथ ले जाएगा, चाहे ये आइडिया उसे थोड़ा अजीब ही क्यों ना लगे। वो इस स्ट्रेंज वॉइस के बारे में और सोचता है और नोटिस करता है कि वो तभी बोलती है जब वो कुछ पूछता है, तो वो इसे टेस्ट करने लगता है रैंडम चीजें पूछकर, जैसे उसका बैकपैक। वॉइस जवाब देती है कि वो एक बैग है जो ऐसे मटेरियल से बना है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो अलग अलग चीजें पूछता रहता है और वॉइस हर बार क्लियर और एक्यूरेट जवाब देती है। ये समझकर हिप्की सोचता है कि क्या वॉइस उसका भी अप्रेजल कर सकती है, तो वो पूछता है और उसके सामने एक स्क्रीन आ जाती है जिसमें उसके सारे स्टेट्स दिखते हैं। वो सब चेक करता है और देखता है कि उसका नाम और एज सब सही है, लेकिन उसे सबसे ज्यादा शौक तब लगता है जब वो देखता है कि उसका जॉब प्रेजर प्रोविजनल लिखा है, जो उसके लिए बिल्कुल सेंस नहीं बनाता क्योंकि अब तक वो सिर्फ एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट की लाइफ जी रहा था। फिर वो वॉइस से पूछता है कि वो कौन है और वो जवाब देती है कि वो इसकी स्टेटस सपोर्ट है, लेकिन वो कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकती। हिप्की को ये बिल्कुल फेयर नहीं लगता, लेकिन जो चीज़ उसे थोड़ा एक्साइट करती है वो ये है कि उसके पास सीखने के लिए बहुत सारी स्किल्स अवेलेबल हैं। वो एक्सपर्ट स्किल को इंटरेस्टिंग समझता है और उसे तुरंत यूज़ करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर वो डिसाइड करता है कि वो ट्यूटोरियल स्टार्ट करेगा क्योंकि वो ज़्यादा इजी लगता है, लेकिन वॉइस कहती है कि ट्यूटोरियल ऑलरेडी चल रहा है। हिप्की को समझ नहीं आता वो क्या कह रही है, तो वो आगे बढ़ता है और वर्ल्ड मैप स्किल ट्राई करता है, जिससे उसके सामने एक होलोग्राफिक डिस्प्ले आ जाता है। वो ध्यान से देखता है और रियलाइज करता है कि वो एक्चुअली मैप नहीं है, बल्कि सिर्फ उसका ऑलरेडी चला हुआ पाथ दिखा रहा है। तब उसे समझ आता है कि वो पूरे टाइम सर्कल्स में घूम रहा था। ये समझने के बाद वो उसे गाइड की तरह यूज करता है और आगे बढ़ता रहता है। शाम होने तक वो नीचे एक रोड देखता है, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और गिर जाता है सीधा स्टोन पाथ पर मुंह के बल। जैसे ही वो उठता है, वॉइस अनाउंस करती है कि उसने कास्ट अवे इन एन आइस स्काई टाइटल अर्न किया है। हिप्की इस बात से कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन जल्दी ही उसे पता चलता है कि उसके पास और भी बड़े प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि एक जाइंट मॉन्स्टर उसके सामने खड़ा है। वो सोचता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी एक मैजिक एरो कहीं से आकर मॉन्स्टर को तुरंत गिरा देता है। वो शौक में देखता है और पाता है कि ये एल्कर का काम था, जो पास के एक रॉक पर खड़ी है। जैसे ही वो उस लड़की के पास जाने वाला होता है, वॉइस उसकी स्पीच एक्टिवेट कर देती है ताकि वो इस दुनिया की लैंग्वेज बोल और समझ सके। हिप्की उसका शुक्रिया करता है उसकी जान बचाने के लिए और वो अपना इंट्रोडक्शन एमिलिया के रूप में देती है। हिप्की उसकी ईयर्स देखकर सोचता है कि वो एक एल्फ लग रही है, तो वो उसे कहता है कि उसे उसका कॉस्प्ले बहुत पसंद आया। एमिलिया को बिल्कुल समझ नहीं आता वो क्या कह रहा है। फिर वो उससे पूछती है कि वो मेज ईटर ग्रासलैंड में क्या कर रहा था, और हिप्की बस इतना बताता है कि वो वहाँ अचानक आ गया था, जो उसे शॉक कर देता है। वॉइस फिर एमिलिया का फुल अप्रेजल करती है और हिप्की शॉक हो जाता है ये जानकर कि वो सच में एक एल्फ है। वो उसके स्टेट्स और देखता है और भी ज्यादा हैरान होता है जब उसे पता चलता है कि वो एक्चुअली 56 साल की है। एमिलिया उसे बताती है कि मेज ईटर ग्रासलैंड एक्चुअली एक मॉन्स्टर है जो खुद को एक ओपन फील्ड की तरह डिस्गाइज करता है। वो डायरेक्टली अटैक नहीं करता, बल्कि अपने प्रे को भटकने देता है जब तक वो थक कर गिर ना जाए, और फिर उसे कंज्यूम कर लेता है। ये सुनकर हिप्की रियलाइज करता है कि वो कितना क्लोज था खुद खाए जाने के। एमिलिया फिर उसे हक करती है और कहती है कि वो एक छोटे लड़के के लिए काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो सोचती है कि वो सिर्फ 10 साल का है, लेकिन जब वो बताता है कि वो 16 का है, तो वो तुरंत उसे छोड़ देती है और कहती है कि उसे आइडिया नहीं था कि उसकी एज का कोई इतने छोटी बॉडी में हो सकता है। थोड़ी देर बाद रात होती है और वो कैंप लगाते हैं,
जहाँ हिप्की को पता चलता है कि इस दुनिया में 15 साल का होते ही किसी को एडल्ट माना जाता है। हॉर्न रैबिट का डिनर करने के बाद हिप्की एमिलिया से पूछता है कि वो एग्जैक्टली कहाँ है। ये सुनते ही वो अपनी चाय उसके मुंह पर थूक देती है शॉक में। फिर वो उसका फेस साफ करती है और अपोलोजाइज करते हुए बताती है कि वो हेबिरिया किंगडम में है। हिप्पी कहता है कि उसे ये नहीं पता होगा क्योंकि वो जापान से आया है, लेकिन एमिलिया ने कभी इसका नाम नहीं सुना, जिससे हिप्पी कंफर्म कर लेता है कि वो सच में एक दूसरी दुनिया में है। एमिलिया सोचती है कि वो इतनी दूर घर से आकर लोनली फील कर रहा होगा, तो वो उसे कहती है कि वो कल उसे सिटी ले जाएगी और हिप्पी इस बात के लिए थैंकफुल होता है। जब हिप्पी सोता है, एमिलिया उसे देखती रहती है और ये कंक्लूजन निकालती है कि शायद वही वो प्रीशियस चीज है जिसके बारे में स्पिरिट ने उसे बताया था, और थोड़ी देर बाद वो खुद भी सो जाती है। हिप्पी अपनी पुरानी लाइफ का सपना देखना शुरू करता है और अपने 3 सबसे क्लोज फ्रेंड्स अमाइन, कियोयोको और टीकी के साथ वार्म मेमोरी याद करता है। डाइनर में जहाँ एमाइन काम करता है, ये 3 उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, भले ही वो कभी उसकी हाइट का मजाक उड़ाए बिना रहते नहीं थे कि वो 16 साल का होते हुए भी कितना छोटा है। उसके बाद उसका सपना शिफ्ट होता है कि वो इस दुनिया में कैसे आया। वो समर ब्रेक से पहले स्कूल का लास्ट दिन था और वो क्लासरूम में जाने वाला था जब अचानक एक ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट उस पर पड़ा और अगले ही मोमेंट में वो यहाँ था। वो सपने से उठता है और अपना फोन चेक करता है, सोचता है कि उसके फ्रेंड्स अभी कितने वरीड होंगे। फिर वो आसमान की तरफ देखता है और कुछ ग्लोइंग ग्रीन शेप्स को ऊपर तैरते हुए देखता है। वॉइस उन्हें चेक करके बताती है कि वो एक स्पेशल प्रोटेक्टिव बैरियर है जो एमिलिया ने एरिया पर नजर रखने के लिए बनाया है। वो इस बात को एक्सेप्ट करता है और मान लेता है कि इस दुनिया में मैजिक रियल है, मतलब वो सच में किसी और वर्ल्ड में है। वो डिसाइड करता है कि वो अपनी सिचुएशन चेक करे और वॉइस से पूछता है कि अप्रेजर प्रोविजनल होने का क्या मतलब है। वॉइस बताती है कि एक जॉब है जो उसे गॉड ने असाइन की है और इसका रेयरिटी रैंक भी है। इसके साथ अप्रेजल एबिलिटी आती है जिससे वो किसी भी टारगेट की एबिलिटीज और ट्रेस जान सकता है, लेकिन इसमें कोई कॉम्बैट स्किल नहीं होती, इसलिए इसे नॉन कॉम्बैट जॉब माना जाता है। हिप्पी अभी भी इन सब बातों को समझने की कोशिश कर रहा होता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो वापस सो जाए। अगली सुबह एमिलिया उठती है और याद करती है कि उसने पिछले दिन हिप्पी को बचाया और उसके साथ यहाँ रात गुजारी। थोड़ी देर बाद हिप्पी भी उठ जाता है और दोनों रोड पर निकल पड़ते हैं और नियरेस्ट टाउन लेल की तरफ बढ़ते हैं। जब वो फॉरेस्ट के थ्रू जा रहे होते हैं, एमिलिया हिप्पी को बताती है कि उन्हें वहां पहुंचने में लगभग 1.5 दिन लगेगा। वो ये भी बताती है कि एरिया में मॉन्स्टर हैं, लेकिन उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो उसे सेफ रखेगी। वो इम्प्रेस होती है कि हिप्पी उन्हें फील कर पा रहा है और वो बताता है कि ये सब उसके वर्ल्ड मैप स्किल की वजह से है। एमिलिया ये सुनकर शॉक हो जाती है कि उसके पास वर्ल्ड मैप स्किल है क्योंकि इसका रेयरिटी रैंक ट्रिपल ए है, लेकिन जब हिप्पी बताता है कि वो अप्रेजर प्रोविजनल है तो वो ज्यादा इम्प्रेस नहीं लगती और इसे एक जोक की तरह लेती है। हिप्पी समझ नहीं पाता कि वर्ल्ड मैप इसके लिए इतनी बड़ी बात क्यों है, क्योंकि वो सिर्फ उस जगह को दिखाता है जहाँ वो गया है और क्या पास में कोई मॉन्स्टर है। एमिलिया हैरान रह जाती है कि वो नहीं समझ पा रहा कि ये सरवाइव करने के लिए कितना यूजफुल है। हिप्पी फिर अपना वर्ल्ड मैप ओपन करता है और पूछता है कि क्या पास में कोई डेंजरस चीज है, और मैप बताता है कि एक क्रिस्टल हॉर्न रैबिट नियर बाय है। एमिलिया ये सुनकर एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि क्रिस्टल हॉर्न रैबिट बहुत रेयर होते हैं और आसानी से 200 गोल्ड कॉइंस तक बिक सकते हैं। वो तुरंत हिप्पी को पकड़कर कहती है कि वो उसे सीधा उस जगह ले चले। वो क्रिस्टल हॉर्न रैबिट को दूर से ट्रैक करते हैं और एमिली अपनी मैजिक से उनकी आवाज और स्मेल को कवर कर देती है ताकि वो डिटेक्ट ना हो पाए। हिप्पी इसे देखकर इम्प्रेस हो जाता है और एमिलिया को अमेजिंग कहता है, लेकिन वो उसे कहती है कि एक्चुअली वो खुद अमेजिंग है अपनी वर्ल्ड मैप स्किल की वजह से, और कोई भी एडवेंचर पार्टी उसे अपने साथ ले जाना चाहेगी क्योंकि एवरेजल एक नॉन कॉम्बैट जॉब है। अगर वो किसी पार्टी में ज्वाइन करे तो वो बैक में रहकर सपोर्ट करेगा जबकि बाकी लोग फ्रंट लाइन फाइट करेंगे। एमिलिया चाहती है कि वो हिप्पी के साथ एक पार्टी बनाए, लेकिन वो डेस्परेट नहीं लगना चाहती, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो अपनी स्किल्स दिखाएगी और हिप्पी को खुद उसे पूछने देगी। वो अपना बो उठाती है और शूट करने के लिए रेडी होती है, लेकिन हिप्पी नोटिस करता है कि उसके पास एरोज नहीं है। वो एक्सप्लेन करती है कि उसका जॉब स्पिरिट आर्चर है, मतलब वो हवा से एरोज बना सकती है और उन्हें शूट कर सकती है। वो एक स्प्रिट एरो रैबिट की तरफ शूट करती है, लेकिन वो लास्ट सेकंड पर डॉज कर लेता है जिससे वो शॉक हो जाती है। एमिलिया सोचती है कि अब उसे पकड़ना मुश्किल है क्योंकि उसके पास एक एस्केप स्किल है जो उसे हाई स्पीड पर डॉज करने देता है, लेकिन जैसे ही इप्की को पता चलता है कि वो अटैक के बीच अपनी स्किल यूज नहीं कर सकता, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अगर वो रैबिट को अपनी तरफ ला सके तो एमिलिया को एक परफेक्ट शॉट मिल जाएगा। एमिलिया को यकीन नहीं होता कि इतना सिंपल प्लान काम करेगा, लेकिन इप्की उसे कहता है कि टेंशन ना ले,
क्योंकि जब उसने उसका अप्रेजल किया था तो उसे पता चला कि वो ज्यादा स्मार्ट नहीं है। जब रैबिट ओपन एरिया में होता है तो अचानक एक स्टोन वॉल उसके सामने आ जाती है और वो डर जाता है। फिर वो हिप्की को एक रॉक पर पड़ा हुआ देखता है और बिना सोचे समझे उस पर अटैक करने आ जाता है। जैसे ही वो अटैक के लिए जंप करता है, एमिलिया अपना शॉट सेट करती है और उसे तुरंत गिरा देती है। एमिलिया सच में सरप्राइज हो जाती है कि प्लान काम कर गया। बस स्टोन वॉल्स बनाकर उसके सारे पास बंद कर दिए गए और उसे सीधा हिप्की की तरफ आना पड़ा। लेकिन इसका मतलब ये भी था कि रैबिट ने हिप्की को बिल्कुल हार्मलेस समझा। वॉइस फिर हिप्की को बताती है कि उसकी स्किल्स लेवल अप हो गए हैं, जो उसे कंफ्यूज करता है क्योंकि किल तो एमिलिया ने किया था। एमिलिया समझाती है कि उसने पूरे टाइम अप्रेजल यूज किया और खुद को बेट बनाया, इसलिए उसका भी कंट्रीब्यूशन था और इसी वजह से उसका लेवल अप हुआ। मीनवाइल हेवन में वो गॉड जो हिप्की को यहाँ लाया था उसकी प्रोग्रेस से खुश है, लेकिन वो खुद को याद दिलाता है कि ये भी सिर्फ ट्यूटोरियल है, मतलब हिप्की के सामने अभी बहुत लंबा सफर है। सीन फिर एडवेंचर गिल्ड पर शिफ्ट होता है, जहाँ ईवल नाम की एक लड़की अभी अभी एडवेंचर के रूप में रजिस्टर हुई है। रिसेप्शनिस्ट उसे जॉब बोर्ड की तरफ भेजती है, लेकिन ईवल कहती है कि उसके पास पहले से ही क्वेस्ट है, वो किसी बहुत स्पेशल चीज को ढूंढने वाली है। ये था एपिसोड 1। सब्सक्राइब करो ताकि नेक्स्ट पार्ट मिस ना हो और नेक्स्ट वीडियो देखो। इस दौरान विकी और एमिलिया टाउन रेल में अराइव करते हैं और जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, एमिलिया विकी पर एक क्लोक डाल देती है क्योंकि उसके क्लॉथ बहुत ज्यादा स्टैंड आउट करते हैं और वो नहीं चाहती कि वो अननेसेसरी अटेंशन ड्रॉ करे। वो सोचती है कि जब वो क्रिस्टल रैबिट का हॉर्न सेल करेंगे और पैसे मिलेंगे तब विकी प्रॉपर क्लॉथ्स ले पाएगा। वो एस्टिमेट करती है कि उन्हें अराउंड 200 गोल्ड कॉइन्स मिल सकते हैं, जो काफी होंगे आर्मर और नए वेपन्स लेने के लिए भी। इसके अलावा हिबिकी को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि गोल्ड कॉइन्स की एक्चुअल वैल्यू क्या है, तो वो तुरंत अपने स्टेटस से चेक करता है और उसे पता चलता है कि गोल्ड कॉइन्स लगभग 10,000 येन के बराबर होता है, जो उसे सच में शॉक कर देता है क्योंकि ये काफी बड़ा अमाउंट है। एमिलिया उसे कंसर्न के साथ देखती है और कहती है कि सिटी में रहकर उसे इतना क्लूलेस एक्ट करना बंद करना होगा, क्योंकि यहाँ लोग उसका फायदा उठाने से नहीं हिचकिचाएंगे। लेकिन उसका ऐसे बोलना हिबिकी को और कन्विंस करता है कि शायद एमिलिया के पास सच में कोई फ्रेंड्स नहीं है। उसके बाद एमिलिया हिबिकी को एडवेंचर गिल्ड ले जाती है और वहाँ के एडवेंचर्स उन दोनों को देखकर अज्यूम करते हैं कि एमिलिया ने बेबी सिटिंग जॉब ले ली है। एमिलिया उन्हें बताती है कि चाहे ऐसा लग रहा हो, लेकिन हिबिकी एक्चुअली एक एडल्ट है और एक रजिस्टर्ड रूकी भी। एडवेंचर ग्रुप का लीडर सबको कहता है कि नए बंदे को तंग करना बंद करो और सब लोग नॉर्मल हो जाते हैं। उसके बाद एमिलिया हिबिकी को बताती है कि उनकी पार्टी का नाम द सिल्वर बैनर है। फिर वो रिसेप्शनिस्ट जूल के पास जाते हैं और एमिलिया उसे बताती है कि उनके पास बेचने के लिए आइटम है और उनके लिए एक रूम अरेंज करने को कहती है। इस पीछे भी कि जूल के कैट्स ईयर को देखकर रुक नहीं पाता और उसे रियलाइज होता है कि वो शायद 20 फोक है। फिर वो सब गिल्ड मास्टर के पास बैठने के लिए जाते हैं और जैसे ही विकी उसे देखता है वो उसके मसल्स देखकर शॉक हो जाता है। गिल्ड मास्टर ड्रामेटिक तरीके से अपनी शर्ट फाड़ देता है और खुद को डिलियर्ड इंट्रोड्यूस करता है। एमिलिया धीरे धीरे इरिटेट होने लगती है जब वो हिबिकी को डिलियर्ड के मसल पर गश करते देखती है, तो वो दोनों पर आइस कोल्ड वाटर का ब्लास्ट मार देती है, जिससे दोनों तुरंत नॉर्मल हो जाते हैं। उसके बाद वो सब बैठ जाते हैं और जूल फॉर्मली खुद को रिसेप्शनिस्ट और वाइस गिल्ड मास्टर इंट्रोड्यूस करती है। फिर एमिलिया से पूछती है कि वो क्या बेचना चाहती है। एमिलिया क्रिस्टल ऑन सामने रखती है और डिलियर्ड इम्प्रेस हो जाता है, कहता है कि ये 3 साल पहले वाले से भी बड़ा है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो 400 गोल्ड कॉइन्स का ऑफर देता है। हिबिकी ये सुनकर खुश हो जाता है क्योंकि ये एमिलिया के एक्सपेक्टेशन से डबल है, लेकिन सरप्राइज में एमिलिया कहती है कि वो 800 गोल्ड कॉइन्स से कम एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसका रीजन ये है कि 3 साल पहले वाला हॉर्न 200 कॉइन्स में गया था और ये उससे 3 गुना बड़ा है। दोनों काफी देर तक बार्गेन करते हैं और आखिर में डिलियर्ड मजबूरी में 700 गोल्ड कॉइन्स पर एग्री करता है, जिससे एमिलिया सेटिस्फाइड हो जाती है। लेकिन अचानक जूल का टोन चेंज हो जाता है और वो इंटिमिडेटिंग होकर कामली डिलियर्ड को याद दिलाती है कि ये प्राइस उनके बजट से बाहर है, इसलिए वो डिफरेंस उसकी सैलरी से काट लेगी। डिलियर्ड इस बात से बिल्कुल खुश नहीं दिखता। बाद में हिबिकी गिल्ड में अकेला बैठा होता है जब उसका स्टेटस सपोर्ट बताता है कि उसका ट्यूटोरियल स्किल लेवल अप हो गया है। हिबिकी को अभी तक ट्यूटोरियल का मतलब नहीं पता, तो स्टेटस सपोर्ट उसे समझाता है कि ये स्किल उन लोगों को मिलता है जिनके सर्वाइवल चांसेस बहुत लो होते हैं और ये उन्हें गॉड से गाइडेंस देता है ताकि वो सरवाइव कर सके। ये सुनकर हिबिकी रियलाइज करता है कि अब तक बचने के लिए वो गॉड का ही शुक्रगुजार है और वो चुपचाप थैंक्स बोलता है। तभी एक आवाज आती है जो कहती है कि थैंक्स अप्रिशिएट किया गया। हिबिकी सोचता है वो इमेजिन कर रहा है, लेकिन गॉड उसे बताता है कि वही उसे इस दुनिया में लाया है। हिबिकी सरप्राइज हो जाता है कि वो डायरेक्टली गॉड से बात कर सकता है और गॉड बताता है कि ये हमेशा पॉसिबल नहीं है और कभी कभी भी होता है।
वो कहता है कि आगे का सब कुछ हिबिकी के हाथ में है, वो कैसे जीता है और कैसे सरवाइव करता है। ये कहकर वो गुड बाय बोल देता है और हिबिकी के पास बहुत सारे सवाल रह जाते हैं। स्टेटस सपोर्ट फिर बताता है कि अब उसका लेवल बढ़ने के बाद गाइड का सपोर्ट खत्म होने वाला है। हिबिकी थोड़ा कंफ्यूज होता है कि गाइड का क्या मतलब है। तभी एमिलिया उसे बुला लेती है। तभी मीटर एमिलिया के पास आता है और उसे एक लेटर देता है, बताता है कि उसे एक डिजाइनेटेड रिक्वेस्ट मिली है। एमिलिया लेटर पढ़कर हिबिकी से माफी मांगती है और कहती है कि उसे तुरंत टाउन छोड़ना पड़ेगा और इस बार वो उसे साथ नहीं ले जा सकती क्योंकि उसके होम टाउन से आया रिक्वेस्ट है। ये सुनकर हिबिकी रियलाइज करता है कि एमिलिया ही एक्चुअल उसकी गाइड थी। इस दौरान आइवल एक डंजन के अंदर है और काफी टाइम से जिस चीज को ढूंढ रही है उसे अभी तक नहीं मिला। अचानक उसे फील होता है कि वो कहाँ हो सकती है और वो तुरंत उस डायरेक्शन में चल पड़ती है। इसी वक्त एमिलिया टेंशन में है कि हिबिकी अकेला ठीक रहेगा या नहीं, लेकिन हिबिकी उसे कहता है कि वो एडवेंचर बनने वाला है। उसे पता चला है कि नॉन कॉम्बैट लोगों के लिए भी क्वेस्ट होती हैं और वो इस आइडिया को लेकर एक्साइटेड है। वो ये भी मानता है कि एमिलिया ने उसके लिए बहुत कुछ किया है और वो उस पर और बर्डन बनना नहीं चाहता। जब उनके अलग होने का टाइम आता है, एमिलिया हिबिकी को कहती है कि वो उस इन में रह सकता है जहाँ वो रुक रही थी और उसे एक मैप दे देती है। जाने से पहले हिबिकी क्लोक वापस करना चाहता है, लेकिन एमिलिया कहती है कि उसे पार्टिंग गिफ्ट समझ ले। हिबिकी कहता है कि शायद उसे उसकी ज्यादा जरूरत है क्योंकि उसकी शर्ट का बटन टूट गया है। एमिलिया शर्म से रेड हो जाती है और जल्दी से वहां से निकल जाती है। भागते हुए वो आइवल से टकरा जाती है और माफी मांगती है। एक नाइट पूछता है कि वो इतनी जल्दी में क्यों है, तो वो कहती है कि उसे घर जल्दी पहुंचना है। एमिली आइवल को उठाती है और आइवल पूछती है क्या उसका होम टाउन एल्फ कंट्री है जो किंगडम ऑफ फेरट है। एमिलिया कंफर्म करती है और आइवल कहती है कि क्या कोइंसिडेंट है क्योंकि वो भी वहीं जा रही है। इस दौरान एमिलिया के जाने के बाद एवी की ज्यादातर टाइम सोता रहता है। वो अपना फोन उठाता है और देखता है कि बैटरी खत्म हो गई है और अब तक उसे अपनी पुरानी दुनिया में वापस जाने का कोई तरीका नहीं मिला। ऊपर से गॉड ने भी उसे लास्ट बात के बाद कांटेक्ट नहीं किया, तो वो अब सीरियसली ये क्वेश्चन करने लगता है कि उसे इस वर्ल्ड में लाया ही क्यों गया था। तभी अचानक तान्या जो इन चलाती है उसके रूम में आती है और उसे बताती है कि वो उसके लिए वरीड थी क्योंकि वो आज ब्रेकफास्ट या लंच के लिए नीचे नहीं आया। हिबिकी उसे कहता है कि वो ठीक है और ये सुनकर वो रिलीव्ड हो जाती है। वो ये भी बताती है कि डिनर जल्दी रेडी होने वाला है और हिबिकी कहता है कि वो अभी नीचे आ जाएगा। उसके जाने के बाद हिबिकी प्रेशर फील करने लगता है क्योंकि उसके पास जो पैसे बचे हैं वो सिर्फ वही हैं जो उसने हॉर्न बेचकर कमाए थे। मतलब उसे जल्दी ही जॉब ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन अपने स्टेट्स देखकर वो सोचने लगता है कि वो किसी काम का है भी या नहीं। उसका स्टेटस सपोर्ट उसके नंबर्स उसके सामने दिखा देता है और वो बिल्कुल अच्छे नहीं होते, इसलिए स्टेटस उसे सोलो कॉम्बैट से दूर रहने की एडवाइस देता है। लेकिन ये भी बताता है कि उसने कुछ टेक्निकल स्किल्स सीखी हैं जैसे कॉन्ट्रैक्ट और मेडिकल बुक। हिबिकी को मेडिकल बुक स्किल इंटरेस्टिंग लगती है, तो स्टेटस समझाता है कि वो इसकी नॉलेज पेजेस पढ़कर अब्सॉर्ब कर सकता है। ये भी कहता है कि अगर वो हाई लेवल तक पहुंचना चाहता है तो उसे हर एक पेज पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वार्न करता है कि एक बार पढ़ना स्टार्ट किया तो बीच में रुक नहीं सकता। हिबिकी पहले थोड़ा शॉक्ड होता है लेकिन फिर डिसाइड करता है कि वो ट्राई करेगा। मेडिकल बुक पढ़ना शुरू होता है और एकदम से नॉलेज उसके दिमाग में फ्लो होने लगती है जो उसे कम्प्लीटली शॉक कर देता है। मीनवाइल आइवल और एमिलिया एल्फ कंट्री की तरफ जा रहे होते हैं और एमिलिया आइवल को बताती है कि वो हिबिकी के बारे में सोचना और उसकी टेंशन लेना बंद नहीं कर पा रही। आइवल सोचती है कि शायद उसे हिबिकी से फीलिंग हो गई है, लेकिन एमिलिया तुरंत मना कर देती है। कहती है कि वो उसे अभी अभी मिली है और वो उससे 40 साल छोटा है। तभी आगे एक मेड एमिलिया को आवाज देती है और जैसे ही एमिलिया उसे देखती है वो दौड़कर उसे हक कर लेती है। एमिलिया आइवल को बताती है कि ये स्टेलिया है, उसकी चीफ मेड। फिर वो स्टेलिया को इंट्रोड्यूस करती है और आइवल एक्साइटेड होकर एमिलिया से पार्टी बनाने के लिए पूछती है। एमिलिया अपनी फर्स्ट पार्टी रिक्वेस्ट सुनकर खुश हो जाती है, लेकिन स्टेलिया बिल्कुल खुश नहीं दिखती। कुछ दिन बाद हिबिकी फाइनली मेडिकल बुक की सारी नॉलेज अब्सॉर्ब कर लेता है। वो बहुत एक्सॉस्टेड लगता है लेकिन उसे याद आता है कि उसे शॉपिंग भी करनी है, तो वो आर्मर ही जाता है आर्मर लेने। बाहर आने के बाद वो सोचता है कि मेडिकल बुक की नॉलेज अब्सॉर्ब करना कितना मुश्किल था। उसे समझ आता है कि इस वर्ल्ड में स्किल सीखना इजी नहीं है और हर स्किल का अपना अलग तरीका होता है। वो ये भी रियलाइज करता है कि स्टेटस सपोर्ट के बिना वो कितना लॉस्ट होता, इसलिए वो डिसाइड करता है कि उसे सिर्फ स्टेटस कहना ठीक नहीं है और उसका नाम सैपो रख देता है क्योंकि बोलना आसान है। जब वो गिल्ड में काम ढूंढने जाता है, एक बैडली वुंडेड एडवेंचर अंदर लाया जाता है और एबीकी उसे पहचान लेता है। ये वही बंदा है जिससे वो पहले मिला था। उसका साथी पैनिक में कहता है कि उसे सिल्वर रूबी वुल्फ ने अटैक किया है और डिलियरी ब्लीडिंग रोक सकता है, लेकिन वो लड़खड़ाकर गिर जाता है और दोनों नीचे गिर पड़ते हैं, जिससे इंजर्ड आदमी की ब्लीडिंग फिर से बढ़ जाती है। जूलो ने बताती है कि डिलियर टाउन में नहीं है और वो कोई और हीलिंग मैजिक ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उसके कंपेनियंस कहते हैं कि उन्होंने सब ट्राई कर लिया है।
हेबी की सिचुएशन देखकर समझ जाता है कि ब्लीडिंग तुरंत रोकनी होगी। वो डिसाइड करता है कि मेडिकल बुक की नॉलेज से शायद वो कुछ कर सके, तो वो उनसे कहता है कि उसे चेक करने दें क्योंकि उसके पास मेडिकल स्किल है। सैपो क्विक एग्जामिनेशन करता है और बताता है कि आदमी के पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। उसे डायरेक्ट पॉइजन लगा है और उसके 2 लेंस खत्म हो चुके हैं। मतलब ट्रीटमेंट के लिए हाइपर क्योर और परफेक्ट हील दोनों चाहिए। हेवी की सोचता है ये सिंपल होगा, लेकिन प्रॉब्लम आती है कि फुल ट्रीटमेंट के लिए 650 माना चाहिए, जबकि उसके पास सिर्फ 56 है। उसे समझ आता है कि नॉलेज होना काफी नहीं है अगर माना नहीं है, तो वो सोचने लगता है कि क्या करे। तब सैपो सजेस्ट करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट स्किल यूज करे, जिससे लोग अपना माना उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। सब लोग तुरंत एग्री करते हैं और अपना माना उसे देने लगते हैं। जब उसके पास इनफ माना आ जाता है, वो हाइपर क्योर से पॉइजन निकालता है और फिर परफेक्ट हील यूज करता है, जिससे ब्लू लाइट निकलती है। जब सब खत्म होता है, एडवेंचर के दोनों लिव्स वापस आ चुके होते हैं। हिबिकी रिलीव्ड होता है लेकिन तुरंत कोलैप्स हो जाता है। सपने में वो अपनी दोस्त अमाइन को देखता है, जो उससे कहती है कि बिना सोचे समझे अपनी लाइफ रिस्क में डालना फूलिश है, स्पेशली जब कोई क्लियर गोल या रिवॉर्ड नहीं है। वो कहती है कि हमेशा कोई उसे बचाने नहीं आएगा, इसलिए उसे केयरफुल रहना होगा। तब हिबिकी झटके से उठता है और सैपो बताता है कि उसके स्किल्स और लेवल काफी बढ़ गए हैं। जूल उसके पास आती है और उसका थैंक्स करती है, बताती है कि जिस आदमी को उसने बचाया वो उसका छोटा भाई जेड है। हिबिकी कंफ्यूज होता है क्योंकि जेड ह्यूमन है और वो नहीं, तो जूल बताती है कि उनकी मदर्स अलग हैं। हिबिकी कहता है कि उसे थैंक्स की जरूरत नहीं है क्योंकि सबने माना दिया तभी वो कर पाया। जूल कहती है कि फिर भी अगर वो नहीं होता तो जेड मर जाता, इसलिए वो सिंसियरली उसका शुक्रिया करती है। फिर जूल बताती है कि उसने इस इंसिडेंट पर गैग ऑर्डर लगा दिया है क्योंकि हाइपर क्योर और परफेक्ट हील दोनों यूज करना अनहर्ड है, और अगर लोगों को पता चला तो लोग उसका मिसयूज कर सकते हैं। इसलिए जूल सजेस्ट करती है कि हिबिकी कोई पार्टी ज्वाइन करे ताकि वो सेफ रहे। हिबिकी सोचता है लेकिन कन्विंस नहीं होता क्योंकि वो श्योर नहीं है कि कितनी देर सिटी में रहेगा और किसी और पर बर्डन बनना नहीं चाहता। वो मानता है कि लोगों पर डिपेंड करना अच्छा होता है, लेकिन उसे लगता है कि नॉन कॉम्बेटेंट होने की वजह से ये काम नहीं करेगा। तब जूल एक और ऑप्शन देती है, बॉडीगार्ड हायर करने का। सीन शिफ्ट होता है एक वुल्फ मैन पर जो सेल में एक छोटी लड़की के साथ बैठा है, और वो कहता है कि जो भी उस लड़की को हाथ लगाएगा वो उसे चीर फाड़ देगा। अगले दिन हिबिकी डेबी कंपनी की तरफ जाता है एक बॉडीगार्ड हायर करने के लिए, और वहाँ उसकी मुलाकात ओनर अजरतन डेबी से होती है। लेकिन जैसे ही डेबी हिबिकी को प्रॉपरली देखता है, वो तुरंत उस पर फिदा होने लगता है क्योंकि उसे उसके अंदर से एक पैसे की स्मेल आती है, और हमें पता चलता है कि उसके पास एक स्किल है जो उसे उन लोगों से एक प्लीजेंट साइड महसूस करने देती है जो या तो ऑलरेडी वेल्दी हैं या नियर फ्यूचर में वेल्दी होने वाले हैं। फिर हिबिकी को काफी सारे मसल हेड दिखाए जाते हैं जिनमें से वो कुछ पोटेंशियल बॉडीगार्ड चूज कर सकता है, लेकिन वो उन सबको रिजेक्ट कर देता है, स्ट्रेंथ की कमी की वजह से नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि उनमें से किसी के पास इनफ एमपी नहीं है। जब बात सच में आती है तो वो मेडिकल बुक से हाइपर क्योर और परफेक्ट हील स्किल यूज करना चाहता है, और उसके लिए एक ऐसा बॉडीगार्ड चाहिए जिसके पास सफिशिएंट माना हो। डेबी हिबिकी को बताता है कि उसके पास और भी काफी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन उसी वक्त हिबिकी को गॉड से एडवाइस मिलती है कि वो खुद जाकर एक ढूंढे। डेबी हिबिकी को नेक्स्ट सेट ऑफ चॉइस की तरफ ले जाने लगता है। तभी हिबिकी एक साइड में डार्क कॉरिडोर नोटिस करता है। डेबी बताता है कि वहाँ कुछ ऑप्शंस तो हैं, लेकिन वो उन्हें रेकमेंड नहीं करेगा क्योंकि वो रेगुलर काम या कॉम्बैट के लिए सूटेड नहीं है। वो लोग अपने होमलैंड वापस नहीं जा पाए, इसलिए डेबी ने उन्हें बस यहाँ रहने दिया। हिबिकी सोचता है कि शायद वो भी उसकी तरह किसी सिचुएशन में है, इसलिए वो डेबी से कहता है कि उसे वहाँ ले चले। हिबिकी को अंदर ले जाया जाता है और वो एक वुल्फ बीस्टमैन को देखता है जो एक यंग लड़की की गार्ड कर रहा होता है। वो क्यूरियस होता है कि उन्हें लॉक क्यों किया गया है, तो डेबी एक्सप्लेन करता है कि बीस्टमैन ने लड़की को प्रोटेक्ट करते हुए रैम्पेज कर दिया था। लड़की के पास मैजिकल एबिलिटीज हैं लेकिन उसे उन पर कंट्रोल नहीं है, इसलिए वो बिना वार्निंग के बस्ट हो जाती है। ये सब देखकर हिबिकी उन दोनों को अप्रेस करने की कोशिश करता है और सरप्राइज होता है कि उनके कुछ स्टेट्स हिडन हैं। सैपो उसे बताता है कि उनके स्टेट एक्चुअली फॉल्सिफाइड हैं और सजेस्ट करता है कि वो अपनी एक्सपर्टाइज स्किल यूज करे जो दुनिया की हाईएस्ट लेवल अप्रेजिंग एबिलिटी है और डायरेक्टली गॉड ने दी है। हिबिकी एक्सपर्टाइज यूज करता है और दोबारा अप्रेस करता है, जिससे पता चलता है कि बीस्टमैन का नाम क्लॉड है और वो लेवल 95 का हीरो है। लड़की का नाम लिलियन है और उसके पास रेजिंग सेंचुरी स्टेटस है, जिसका मतलब है कि उसकी सोल डायरेक्टली गॉड्स के रेल्म से कनेक्टेड है। हिबिकी सोचता है और रियलाइज करता है कि दोनों के पास काफी एमपी है, लेकिन वो ये सोचने लगता है कि क्या वो एक हीरो और एक सेज को अपने साथ ले जा सकता है। तब गॉड उससे कहता है कि वो जो चाहे करे।
इसके अलावा सेपो सजेस्ट करता है कि हिबी की टेक्निकल स्किल रिलीफ मेजर का यूज करे। सेपो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं देता, लेकिन हिबिकी को लगता है कि ये स्किल क्लॉड पर लगे कर्स को रिमूव करने के लिए हो सकती है। हिबिकी डिसीजन लेता है और डिसाइड करता है कि वो दोनों को परचेज करेगा, और डेवी एक्साइटमेंट में जोर से चिल्लाता है क्योंकि हिबिकी से आने वाली फॉर्च्यून की स्मेल और स्ट्रांग हो जाती है। उसके बाद हिबिकी क्लॉड और लेलेन को एक ओपन फील्ड में ले जाता है और क्लॉड तुरंत सोचने लगता है कि हिबिकी उनके साथ क्या करने वाला है, लेकिन हिबिकी उससे कहता है कि काम डाउन करे क्योंकि वो उसे हील करने वाला है, जो सुनकर क्लॉड शॉक हो जाता है। हिबिकी लेलेन से कहता है कि उसे उसकी हेल्प चाहिए होगी। क्लॉड को लगता है कि ये कोई ट्रैप हो सकता है, लेकिन लेलेन उससे कहती है कि ओवरथिंक ना करे और चुप रहे, क्योंकि पूरी लाइफ क्लॉड ही उसे प्रोटेक्ट करता आया है और अब वो उसे सेव करना चाहती है। हिबिकी लेलेन को एक्सप्लेन करता है कि इस प्रोसेस के लिए उसे उसका काफी एमपी चाहिए होगा और उसे पहले एक कॉन्ट्रैक्ट भी करना होगा। लेलेन बिना हेजिटेशन के एग्री करती है और तुरंत अपना एमपी ट्रांसफर कर देती है, जिससे हिबिकी परफेक्ट हील एक्टिवेट कर पाता है। क्लॉड के मिसिंग लिम्ब वापस आ जाते हैं और उसके सारे वुंड्स कंप्लीटली हील हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। लेलेन ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और तुरंत क्लॉड को हक कर लेती है। क्लॉड हिबिकी का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि कुछ देर पहले तक वो बहुत हैवी और बर्डन फील कर रहा था। हिबिकी कहता है कि ये सब उस पर लगे कर्स की वजह से था। क्लॉड शॉक हो जाता है क्योंकि उसके कर्स की इन्फॉर्मेशन हिडन होनी चाहिए थी। हिबिकी उसे बताता है कि वो एक हीरो है और लेलेन फ्यूचर में एक सेज बनेगी। क्लॉड कंफ्यूज हो जाता है कि हिबिकी को ये सब कैसे पता है, तो हिबिकी बताता है कि गॉड ने उसे एक्सपर्टाइज स्किल दी है। ये सुनकर क्लॉड शॉक में आ जाता है। हिबिकी फिर क्लॉड के कर्स को रिमूव करने के लिए रिलीफ मेजर एक्टिवेट करता है, लेकिन अचानक क्लॉड चेन्स में बन जाता है और एक जाइंट सीजर उसकी तरफ आती है। पहले लगता है कि क्लॉड को स्टेप कर दिया गया है, लेकिन वो जिंदा होता है। सीजर से एक चेन कट कर देती है और क्लॉड फील करता है कि उसकी स्ट्रेंथ वापस आनी शुरू हो रही है। क्लॉड रेस्पेक्टफुली हिबिकी को बो करता है और पहले के रूड बिहेवियर के लिए अपोलोजाइज करता है। फिर वो कहता है कि वो हिबिकी के साथ एलिगेंट सेरेमनी करना चाहता है। हिबिकी को समझ नहीं आता तो क्लॉड एक्सप्लेन करता है कि एक सेक्रेट रिचुअल है जिसमें वो अपनी सोल हिबिकी को डेडिकेट करेगा और हमेशा उसके साथ रहने की कसम खाएगा। सेपो सजेस्ट करता है कि हिबिकी कॉन्ट्रैक्ट स्किल का यूज करे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट सबको अपने प्रोमिसेस फॉलो करने के लिए बाइंड करता है। हिबिकी सोचता है और एग्री कर लेता है कि कॉन्ट्रैक्ट करना बुरी बात नहीं है और वो सेरेमनी के लिए रेडी हो जाता है। कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है और क्लॉड अपनी फुल एलिगेंस हिबिकी को प्लेज करता है। जब हिबिकी इसे एक्नॉलेज करके एक्सेप्ट करता है तो उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुली फॉर्म हो जाता है। फिर उन दोनों के रिस्ट पर एक मार्क अपीयर होता है जो लाइट स्पिरिट का क्रेस्ट होता है और ये उनकी लॉयल्टी और कमिटमेंट का सिंबल बन जाता है जो अब वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। लेलियन पूरी चीज को अनफोल्ड होते हुए देखती है और इसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। मीनवाइल एमिलिया, आइवल और स्टेली अपनी जर्नी पर आगे बढ़ते रहते हैं। थोड़ी देर ट्रेवल करने के बाद एमिलिया सजेस्ट करती है कि वो लोग एक हॉट स्प्रिंग पर रुककर आज के दिन के लिए रेस्ट कर लें। स्टेलिया को पहले ये आइडिया पसंद आता है, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद वो एमिलिया को मना करने की कोशिश करती है क्योंकि हॉट स्प्रिंग पर रुकने का मतलब होगा कि उन्हें आइवल के साथ भी बात करना पड़ेगा और वो नहीं चाहती कि आइवल एमिलिया के और करीब आए। लेकिन स्टेलिया की सारी कोशिशों के बावजूद एमिलिया फिर भी कहती है कि वो हॉट स्प्रिंग जाना चाहती है, जिस वजह से स्टेलिया के पास डिफीट एक्सेप्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। मीनवाइल हिबिकी क्लॉड और लेलियन को डिटेल में समझाता है कि उसे परफेक्ट हील स्किल यूज करने के लिए दूसरों से एमपी ड्रॉ करना क्यों जरूरी है और दोनों उस बात को समझ लेते हैं। इसके बाद वो सब मिलकर एक शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करते हैं जिससे हिबिकी की टेक्निकल कॉन्ट्रैक्ट स्किल लेवल अप हो जाती है। क्लॉड नोटिस करता है कि हिबिकी पूरे टाइम अपने आप से कुछ मम्बल कर रहा था, तो वो पूछता है कि ये क्या है। हिबिकी बताता है कि एक वॉइस है जो उसे चीजें समझाती है और उसे गाइड करती है। ये सुनते ही क्लॉड शॉक में जम जाता है क्योंकि वो समझ जाता है कि हिबिकी ट्यूटोरियल स्किल के बारे में बात कर रहा है जो डायरेक्टली गॉड देता है। क्लॉड ये भी समझ लेता है कि हिबिकी किसी और वर्ल्ड से आया है और हिबिकी खुद हैरान होता है कि क्लॉड को ऑलरेडी दूसरे वर्ल्ड के बारे में पता है। हिबिकी फिर क्लॉड से पूछता है कि क्या उसे कोई प्रॉब्लम है कि वो दूसरे वर्ल्ड से है और क्लॉड कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और इससे उसकी लॉयल्टी में कोई चेंज नहीं आता। उसके बाद वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं और क्लॉड हिबिकी को बताता है कि जिस गॉड से वो कनेक्टेड है वो मोस्ट लाइकली चीफ गॉड है। इस दुनिया में लगभग 11 गॉड्स हैं और चीफ गॉड सबसे पहला माना जाता है। ट्यूटोरियल और एक्सपर्टाइज जैसे डिवाइन ब्लेसिंग सिर्फ वही दे सकता है।
क्लॉड मानता है कि चीफ गॉड ने हिबिकी में स्पेशल इंटरेस्ट लिया है, लेकिन हिबिकी को लगता है कि अगर चीफ गॉड किसी पर अटेंशन देता तो वो क्लॉड और लिलियन होते, ना कि वो खुद। फिर भी वो सोचता है कि लिलियन को रेजिंग सेंचुरी स्किल क्यों दी गई, क्योंकि ये काफी हार्श बर्डन लगती है। क्लॉड और लिलियन ने कभी इस स्किल के बारे में नहीं सुना, तो हिबिकी एक्सप्लेन करता है कि एक ऐसी स्किल है जो उसके अंदर इमेंस पावर भर देती है। ये सुनकर लिलियन शॉक हो जाती है और हिबिकी को रिग्रेट होता है कि उसने ये बात बताई। क्लॉड कहता है कि शायद ये स्किल चीफ गॉड ने नहीं दी, बल्कि गॉड ऑफ मैजिक ने दी होगी, क्योंकि मैजिक से जुड़ी सब चीजें उसके अंडर आती हैं। गॉड ऑफ मैजिक अपनी प्रेजेंस दिखाती है और हिबिकी से डायरेक्टली बात करती है। वो कहती है कि लिलियन रेजिंग सेंचुरी की वजह से सफर कर रही है, लेकिन एक बार स्किल मिल जाए तो उसे रिमूव नहीं किया जा सकता। वो ये भी बताती है कि हिबिकी के पास उसकी स्किल ग्रिमोयर है, जिससे वो लिलियन के एमपी और मैजिक पावर को कंट्रोल कर सकता है। वो ये भी कहती है कि हिबिकी गलत आइडिया ना ले, क्योंकि वो हर बार हेल्प करने नहीं आएगी। हिबिकी समझ जाता है कि जब वो ग्रिमोयर स्किल यूज करेगा तो सिस्टम ऑटोमेटिकली काम करेगा। हिबिकी ये गुड न्यूज क्लॉड और लिलियन को बताता है और दोनों बहुत ग्रेटफुल होते हैं। लेकिन तभी सैपो बताता है कि एक्सपर्ट आई और ट्यूटोरियल स्किल टेम्पररी आउट ऑफ सर्विस है, तो अब वो सिर्फ लिमिटेड हेल्प कर सकता है। मीनवाइल गॉड ऑफ मैजिक हिबिकी को ध्यान से देखती है और उसे लगता है कि उसने उसे पहले कहीं देखा है। हिबिकी फिर ग्रोमर स्किल यूज करता है, जिससे एक क्यूट छोटी कैट अपीयर होती है, जो लिलियन को मैजिक कंट्रोल करना सिखाने आई होती है और अपना नाम वी बताती है। लेकिन लिलियन उसकी क्यूटनेस से इतनी ओवरवेल्म हो जाती है कि तुरंत उसे पैट करने लगती है। हिबिकी पूछता है कि ग्रिमोयर कौन है, तो वी बताती है कि वो खुद ग्रिमोयर है और गॉड ऑफ मैजिक की बनाई हुई सेक्रेट बीस्ट है। हिबिकी रिलैक्स्ड हो जाता है और उसे प्यार से हेड पैट करता है, लेकिन क्लॉड जेलस हो जाता है और कंप्लेन करता है कि हिबिकी ने उसे अभी तक पैट नहीं किया। मीनवाइल एमिलिया, एवल और स्टेलिया हॉट स्प्रिंग में रिलैक्स कर रहे होते हैं और स्टेलिया एमिलिया के चेस्ट साइज को देखकर सरप्राइज हो जाती है। एमिलिया स्टेलिया से पूछती है कि उसके फादर ने उसे कौन सी इंपॉर्टेंट मिशन पर भेजा है, लेकिन स्टेलिया कहती है कि उसे अभी डिटेल्स नहीं पता। फिर एमिलिया आइवल से पूछती है कि क्या वो उसकी बैग वॉश कर देगी, लेकिन आइवल मना कर देती है, जिस पर एमिलिया हंसती है। स्टेलिया कहती है कि एमिलिया आइवल के साथ ज्यादा फोर्सफुल हो रही है, क्योंकि बैग वॉश करना फ्रेंडशिप का साइन नहीं होता। आइवल ये सुनकर मुस्कुराती है, फिर खड़ी होकर कहती है कि वो हेल्प करेगी और कहती है कि ये फ्रेंड्स करते हैं। अगले दिन हिबिकी क्लॉड को वेपन्स खरीदने के लिए ले जाता है और वहाँ क्लॉड एक स्पेयर चूज करता है। हिबिकी इस चॉइस से सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसने हमेशा इमेजिन किया था कि हीरोज यूजुअली स्वॉर्ड्स को अपना वेपन बनाते हैं। क्लॉड कहता है कि स्पेयर एक्चुअली उसकी बॉडी टाइप और फाइटिंग स्टाइल के हिसाब से यूज करना ज्यादा इजी है। वो अपने आर्मर के बारे में भी बात करता है और कहता है कि वो यूजुअली अटैक्स को डायरेक्टली लेने के बजाय उन्हें अवॉइड करने पर फोकस करता है, इसलिए जब तक उसके बॉडी के इंपॉर्टेंट पार्ट्स प्रोटेक्टेड हैं उतना ही काफी है। वो ये भी ऐड करता है कि वो ज्यादा आर्मर नहीं पहनना चाहता, क्योंकि उससे बहुत गर्मी लगेगी और उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। इसी वक्त लिलियन भी अपने लिए कुछ नए क्लॉथ्स चूज करती है। जब मर्चेंट उन्हें बताता है कि टोटल प्राइस 25 गोल्ड कॉइन्स है, तो हिबिकी और लिलियन दोनों शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये अमाउंट बहुत बड़ा लगता है। लेकिन क्लॉड इसे काफी चीप समझता है और बिना हेजिटेशन के पेमेंट कर देता है। ये देखकर लिलियन आउटफिट खरीदने को लेकर गिल्टी फील करने लगती है। हिबिकी ये नोटिस करता है और उसे कहता है कि वो इस बात की टेंशन ना ले। वो एक्सप्लेन करता है कि उसकी सेफ्टी पैसे से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसे बुरा फील नहीं करना चाहिए। उसके बाद हिबिकी लिलियन से कहता है कि वो अपने लिए एक स्टाफ भी चूज करे, भले ही उसे पता है कि उसके पास पैसे कम बचे हैं। फिर भी वो उसे इंकरेज करता है। वो रियलाइज करता है कि उसकी स्माइल देखकर उसे लगता है कि ये सब वर्थ इट है। उसी मोमेंट पर वी खुद को लेफ्ट आउट फील करने लगती है और हिबिकी से कहती है कि उसके लिए भी कुछ खरीदे। हिबिकी मान जाता है और उसके लिए एक क्यूट कॉलर खरीद देता है। भले ही इस डिसीजन की वजह से वो और ज्यादा डेप्थ में चला जाता है। शॉपिंग खत्म करने के बाद वो सब एक ओपन फील्ड में जाते हैं। वी कहती है कि वो उन्हें मैजिक का बेसिक लेसन देगी। उसका मानना है कि क्लॉड ऑलरेडी ठीक होगा, क्योंकि वो एक हीरो है, लेकिन हिबिकी और लिलियन के पास वो बेसिक क्वालिटीज नहीं है जो यूजुअली हीरोज में होती है। इसी वजह से वो हिबिकी को कहती है कि वो अपने ग्रिमोयर पर रिलाई करे। हिबिकी को समझ नहीं आता कि ग्रिमोयर क्या होता है, इसलिए वो उसके बारे में पूछता है। तब सैपो एक्सप्लेन करता है कि ग्रिमोयर एक स्पेशल टेक्निकल स्किल है जिसका रेयरिटी रैंक ए है। ये यूजर को उस वर्ल्ड के मैजिक सिस्टम से रिलेटेड अलग अलग काइंड्स की नॉलेज और एबिलिटीज गेन करने देता है। ये सुनते ही हिबिकी एक्साइटेड हो जाता है और सोचने लगता है कि शायद अब वो फाइनली मैजिक यूज कर पाएगा, लेकिन वी तुरंत उसका एक्साइटमेंट खत्म कर देती है और कहती है कि वो सिर्फ सिंपल हाउस होल्ड मैजिक ही यूज कर पाएगा।
फिर भी वो ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हैं। वी सजेस्ट करती है कि उन्हें सबसे पहले लेलेन को उसकी मैजिक कंट्रोल करना सिखाना चाहिए। वो हिबिकी को एक्सप्लेन करती है कि ये करने के लिए उसे लेलेन के मैजिक आउटपुट के पर्सन इंचार्ज के रूप में रजिस्टर होना पड़ेगा। जब हिबिकी पूछता है कि ये कैसे होगा, तो वी बस उसका हाथ काट लेती है और कहती है कि इतना ही काफी है इससे काम करने के लिए। उसके बाद वी लिलियन के पास जाती है और प्लान को और क्लियरली एक्सप्लेन करती है। वो कहती है कि वो लिलियन की मैजिक पावर को 10% तक रिड्यूस करेंगे और फिर धीरे धीरे टाइम के साथ उसे बढ़ाएंगे। जैसे जैसे लिलियन बिना बैलेंस लूज किए अपनी मैजिक को प्रॉपरली कंट्रोल करना सीखेगी। फिर भी हिबिकी की तरफ मुड़ती है और उसे कहती है कि उसे मैजिक सर्कुलेशन सीखना होगा। वो एक्सप्लेन करती है कि मैजिक को प्रॉपरली यूज करने के लिए एक पर्सन को अपनी मैजिक पावर के फ्लो को प्रिसिजन के साथ कंट्रोल करना आना चाहिए। वो एक एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस करती है जिसे मैजिक पावर सर्कुलेशन कहा जाता है। इस एक्सरसाइज में दो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और अपनी मैजिक एसेंस को एक दूसरे के बीच पास करते हैं और गोल होता है उस फ्लो को स्टेबिलिटी लूज किए बिना कंट्रोल करना। ये एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद भी हिबिकी को समझ नहीं आता कि वो क्या कह रही है। वी इस बात से क्लियरली इरिटेट हो जाती है, इसलिए वो बस कहती है कि वो क्लॉड से थोड़ी सी मैजिक हिबिकी के अंदर पास करवाएगी ताकि वो डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर सके। वो क्लॉड को वार्निंग देती है कि केयरफुल रहे क्योंकि हिबिकी के पास मैजिक के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस नहीं है और वो इजीली ओवरवेल्म हो सकता है। क्लॉड एग्री करता है और अपनी मैजिक हिबिकी के अंदर पास करना शुरू करता है। ऑलमोस्ट इमीडिएटली ये सेंसेशन बहुत इंटेंस हो जाता है। कुछ सेकंड बाद हिबिकी अचानक खुद को एक अजीब खाली जगह में पाता है। वो एम्प्टी स्पेस धीरे धीरे एक फॉरेस्ट में चेंज हो जाती है जो एक स्टेरी नाइट स्काई के नीचे होता है। हिबिकी आसपास देखता है और फिर पास एक वाटर बॉडी की तरफ मुड़ता है। वहाँ वो एक एल्फ गर्ल को देखता है। वो उसकी तरफ देखती है और उसे क्लॉड कहकर बुलाती है। उस मोमेंट पर हिबिकी रियलाइज करता है कि उसने किसी तरह क्लॉड की अपीयरेंस और आइडेंटिटी ले ली है। वो काम रहने की कोशिश करता है और नेचुरली एक्ट करता है, फिर चलकर उसके पास बैठ जाता है। जैसे ये होता है हिबिकी क्लॉड की मेमोरीज भी एक्सेस करना शुरू कर देता है। उन मेमोरीज से उसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम एनेस्थेसिया है। वो देखता है कि क्लॉड बचपन से एनेस्थेसिया को जानता था और दोनों ने अपना ज्यादा टाइम साथ में स्पेंड किया था। उनका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग था और क्लॉड मानता था कि सब कुछ हमेशा ऐसा ही रहेगा। लेकिन फिर मेमोरी शिफ्ट हो जाती है, एक वॉर शुरू हो जाती है और बहुत सारी जान चली जाती है। उन लोगों में एनेस्थेसिया भी होती है जो मर जाती है। मेमोरी क्लियरली दिखाती है कि ये मोमेंट क्लॉड के लिए बहुत पेनफुल और ट्रॉमेटिक था। अचानक हिबिकी रियल वर्ल्ड में वापस जाग जाता है। पहले तो उसे लगता है कि वो क्लॉड है। क्लॉड तुरंत उससे बात करता है और उसे रियलिटी में वापस लाने की कोशिश करता है। उसे याद दिलाता है कि वो एक्चुअली कौन है। कुछ वक्त बाद हिबिकी फाइनली अपने सेंसेस वापस पा लेता है और नॉर्मल हो जाता है। फिर वो सोचने लगता है कि उसने पहले खुद को क्लॉड क्यों समझा। वी एक्सप्लेन करती है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैजिक फ्लो होने के दौरान वो क्लॉड की कॉन्शियसनेस में बहुत डीपली सिंक कर गया था। क्लॉड हिबिकी से माफी मांगता है क्योंकि उसने अपनी मैजिक का बहुत ज्यादा हिस्सा उसके थ्रू पास होने दिया। वी तुरंत क्लॉड को डांट देती है, उसे याद दिलाते हुए कि उसने क्लियरली कहा था कि वो सिर्फ थोड़ी सी मैजिक भेजे और केयरफुल रहे। उस शाम बाद में हिबिकी अपने रूम का फ्लोर मॉप करने में बिजी होता है अपने हाउस होल्ड मैजिक ट्रेनिंग के पार्ट में। हाउस होल्ड मैजिक एक टाइप की मैजिक होती है जो एवरीडे टास्क और सिंपल एक्टिविटीज में हेल्प करने के लिए यूज होती है, लेकिन इसे सीखने के लिए एक पर्सन को स्पिरिट्स की हेल्प चाहिए होती है। जब कोई नॉर्मल चोर्स करते वक्त मैजिकल एनर्जी रिलीज करता है तो वो स्पिरिट धीरे धीरे उस एनर्जी के अराउंड गैदर होने लगती हैं। जब वो सेटिस्फाइड हो जाती हैं तब वो रिस्पॉन्ड करती हैं और उस पर्सन को प्रॉपरली हाउस होल्ड मैजिक यूज करना सिखाती हैं। हिबिकी काफी देर से ये चोर्स कर रहा होता है लेकिन उसे अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला होता। इस वजह से वो सोचने लगता है कि क्या ये मेथड एक्चुअली काम भी कर रहा है या वो सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। फिर भी वो कंटिन्यू करता रहता है, ये उम्मीद करते हुए कि शायद कुछ हो जाए। कुछ वक्त बाद क्लॉड और लिलियन उसके रूम में आते हैं। जैसा ही क्लॉड अंदर आता है वो गलती से हिबिकी की मॉप बकेट गिरा देता है और पानी पूरे फ्लोर पर स्पिल हो जाता है। क्लॉड जल्दी से माफी मांगता है और उसे साफ करना शुरू करता है, लेकिन हिबिकी उसे कहता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो ये भी कहता है कि क्लॉड क्लमसी होने पर क्यूट लगता है और ये सुनकर क्लॉड एम्बेरेस फील करता है। जैसे जैसे टाइम पास होता है लिलियन इम्प्रूव करने लगती है और धीरे धीरे अपनी मैजिक को बेटर कंट्रोल करने लगती है। ये देखकर क्लॉड सजेस्ट करता है कि हिबिकी को भी सिर्फ कुछ चोर्स करने के बजाय कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ट्राई करनी चाहिए। हिबिकी जवाब देता है कि उसे स्वॉर्ड यूज करना भी नहीं आता। क्लॉड उससे कहता है कि उस बात की टेंशन ना ले और इंस्टेड उसे एक बो और एरो दे देता है ट्राई करने के लिए। हिबिकी फिर कई बार टारगेट पर शूट करने की कोशिश करता है लेकिन हर एक शॉट बुरी तरह मिस हो जाता है। चाहे वो कितनी भी बार ट्राई करे हर अटेम्प्ट फेल हो जाता है, जो दिखाता है कि उसे अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। मीनवाइल फॉरेस्ट में एमिलिया दूसरों के साथ ट्रेवल कर रही होती है, सोच रही होती है कि हिबिकी कैसा होगा। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं वो एक क्रॉस रोड पर पहुंचते हैं। एक
रास्ता शॉर्टकट की तरफ जाता है, लेकिन एमिलिया सजेस्ट करती है कि उन्हें उसे अवॉइड करना चाहिए। वो एक्सप्लेन करती है कि आगे एक रूइन फोर्ट्रेस है और रूमर्स के अकॉर्डिंग वहां ऑन करने वाली सोल्स किसी भी पास आने वाले इंसान के साथ ट्रिक्स खेलती हैं। जब आइवल ये सुनती है तो वो डरने के बजाय एक्साइटेड हो जाती है। वो तुरंत इंटरेस्ट दिखाती है और शॉर्टकट की तरफ चलना शुरू कर देती है। वो सजेस्ट करती है कि उन्हें जाकर उसे चेक करना चाहिए, उसे डेंजर चीज के बजाय एक फन एडवेंचर की तरह ट्रीट करते हुए। एमिलिया आइवल को अपनी फ्रेंड बनाए रखने के लिए बहुत डेस्परेट होती है, इसलिए वो उसकी सजेशन से एग्री कर लेती है। इसी वजह से सब लोग आइवल की लीड फॉलो करने और शॉर्टकट की तरफ जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन स्टेलिया पहले से ही समझ जाती है कि ये डिसीजन शायद प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और चीजें अच्छे एंड तक नहीं पहुंचेंगी। मीनवाइल लिलियन हिबिकी की फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करती है। जब वो कुकिंग फिनिश कर लेते हैं तो सब लोग साथ बैठकर मील एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन फूड कम्प्लीटली इनएडिबल निकलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्लॉड केयरलेस था और मशरूम्स और दूसरे इंग्रेडिएंट्स को कुकिंग से पहले प्रॉपरली क्लीन करना भूल गया था। इस वजह से सब रियलाइज करते हैं कि कॉम्बैट सिचुएशन के बाहर क्लॉड ज्यादा यूजफुल नहीं है। क्लॉड जल्दी से अपना डिफेंस करता है और कहता है कि दूसरी चीजों में उसकी लैक ऑफ स्किल का रीजन उस पर लगा हुआ कर्स है। ये सुनकर हिबिकी क्यूरियस हो जाता है, इसलिए वो क्लॉड से पूछता है कि क्या उसे पता है कि उसे किसने कर्स किया था। क्लॉड जवाब देता है कि उसे नहीं पता कि इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है। बाद में जब हिबिकी रिवर के पास डिशेस वॉश कर रहा होता है, तब सैपो अचानक उसे इन्फॉर्म करता है कि उसने बबल वॉश नाम का एक नया स्किल गेन किया है, जो हाउस होल्ड मैजिक का एक फॉर्म है। फिर सैपो सजेस्ट करता है कि हिबिकी को अपना वर्ल्ड मैप चेक करना चाहिए। जब हिबिकी ऐसा करता है तो वो देखता है कि एक रशिंग बोट टाइप मॉन्स्टर हाई स्पीड से सीधा उनकी लोकेशन की तरफ आ रहा है। जैसे ही मॉन्स्टर पास आता है, क्लॉड कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ता है। वो अपने स्पेयर के साथ अपनी प्रिसीशन स्ट्राइक टेक्निक यूज करता है और बोर को जल्दी और इजीली डिफीट कर देता है। उसे मारने के बाद क्लॉड पॉइंट आउट करता है कि ब्लड की स्मेल दूसरे मॉन्स्टर को उनकी लोकेशन की तरफ अट्रैक्ट कर सकती है, इसलिए उन्हें बॉडी को इमीडिएटली हैंडल करना होगा। लेकिन लिलियन इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाती है अपनी वाटर मैजिक यूज करने और अब तक जो सीखा उसे डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए। फिर वो अपना ओडर आइसोलेशन स्किल एक्टिवेट करती है और बोर्ड से सारा ब्लड हटा देती है, जिससे वो कम्प्लीटली क्लीन हो जाता है। ये होने के बाद क्लॉड कहता है कि अब वो उन्हें प्रॉपरली मॉन्स्टर बचर करना सिखाएगा। मीनवाइल जब एमिलिया और दूसरे रेन फोर्ट्रेस पर पहुंचते हैं तो आइवल अपना मैजिक मिरर यूज करती है एरिया ऑब्जर्व करने के लिए। वो बता पाती है कि वो जगह बहुत सारी रेस्टलेस सोल से भरी हुई है। उसी वक्त एमिलिया एक्साइटमेंट में अचानक चिल्लाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसने बहुत सारा ट्रेजर ढूंढ लिया है, लेकिन जब आइवल चेक करती है तो उसे रियलाइज होता है कि वो रियल ट्रेजर नहीं है, बल्कि वो एक मैजिकल गैस है जो लोगों को उनकी डीपेस्ट डिजायर के बेसिस पर इल्यूजन दिखाता है, जिससे एमिलिया और स्टेलिया दोनों एक डे ड्रीम लाइक स्टेट में चले जाते हैं। फिर आइवल अपनी मैजिक यूज करके सिचुएशन को हैंडल करती है वापस हिबिकी और दूसरों के पास। जब वो बोर को बुचर करना फिनिश कर लेते हैं तो सब लोग डर्टी होते हैं और ब्लड से कवर होते हैं। हिबिकी डिसाइड करता है कि ये उसके नए बबल वॉच स्किल को टेस्ट करने का परफेक्ट टाइम है। जब वो इसे एक्टिवेट करता है तो सोप बबल्स हाई प्रेशर के साथ निकलते हैं और क्लॉड को हिट करते हैं। जब बबल्स डिसअपियर हो जाते हैं तो क्लॉड कंप्लीटली क्लीन हो जाता है, पहले से भी ज्यादा क्लीन। वो ये भी मेंशन करता है कि बबल वॉश ने उसके बॉडी को रिफ्रेश कर दिया और उसकी कुछ स्ट्रेंथ भी रिस्टोर कर दी। अब तक हिबिकी अपनी नई दुनिया की जर्नी में काफी मजे कर रहा था, लेकिन पैसे का सवाल उसके दिमाग से पूरी तरह निकल गया था। अब अपने कंपेनियंस के लिए महंगी गियर खरीदने के बाद हिबिकी को लिलियन और क्ले को बताना पड़ता है कि उनके पास पैसे खत्म होने वाले हैं। हिबिकी के अकॉर्डिंग गरीबी से बचने का एक ही तरीका है कि गिल्ड से कुछ पैसे कमाए जाए, लेकिन क्योंकि हिबिकी और उसके साथी टेक्निकली अभी एडवेंचरस नहीं है, इसलिए उन्हें शुरुआत उन रेडेड एफ्रैंक कैश से करनी ही पड़ेगी, जिन्हें कंप्लीट करना किसी को भी पसंद नहीं होता। अपने कंपेनियंस के साथ मैटर डिस्कस करने के बाद हिबिकी खुद को, क्लॉड को और लिलियन को एडवेंचर गिल्ड में एक पार्टी के रूप में रजिस्टर कर देता है। अब वो कैस्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन हिबिकी ने इतना सारा काम एक साथ मिलने की बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं की थी। क्लॉड ने लगभग हर पॉसिबल कैस्ट एक्सेप्ट कर ली है ताकि वो जल्दी पैसे कमाना शुरू कर सकें। क्योंकि ज्यादातर कैस्ट लो लेवल है, क्लॉड मानता है कि हिबिकी को एक साथ कई कैस्ट एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी ताकि वो डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी कमा सके। इतना ज्यादा काम करने के थॉट से डिप्रेस्ड हिबिकी फिर कुछ और कैस्ट नोटिस करता है, जिसमें एक वांटेड पोस्टर भी होता है एक बैंडिट का, जो रिसेंटली अमीर लोगों से चोरी कर रहा है। क्योंकि हिबिकी रियलिस्टिकली बैंडिट वाले केस पर काम नहीं कर सकता, वो इस मैटर को भूल जाता है और अपनी पहली केस कंप्लीट करने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ता है। हिबिकी एक अनसस्पेक्टिंग क्रिस्टल रैबिट को देखता है, हाथ में वो लेकर वो मॉन्स्टर को मार गिराने के लिए रेडी होता है, लेकिन टारगेट हिट करने में उसे एम्बेरेसिंगली काफी ज्यादा टाइम लग जाता है।
क्लॉड समझ सकता है कि फिजिकल वर्क के मामले में हिबिकी अभी भी काफी वीक है, लेकिन एक रूकी के लिए ये शॉट फिर भी काफी अच्छा था। इसी बीच लिलियन भी हर तरह की हर्ब्स कलेक्ट करके कैश कंप्लीट कर रही होती है। उसे एक स्पेशल टाइप का फ्रूट मिलता है जो पार्टी के जंगल में खो जाने पर एक ग्रेट मार्कर का काम कर सकता है। लिलियन फ्रूट के शार्प और ब्राइट कलर्स दिखाती है जब क्लॉड और हिबिकी हैरानी से उसे देखते रहते हैं। जंगल में एक थका देने वाले दिन के बाद कैश फाइनली खत्म हो जाती हैं, लेकिन हिबिकी को घर की लाइफ के बारे में सोचने का कभी प्रॉपरली चांस ही नहीं मिला था। एक पल के लिए वो सोचता है कि क्या उसके फ्रेंड समर वेकेशन शुरू कर रहे होंगे और वो क्या करने का प्लान बना रहे होंगे। अर्थ पर अपनी पुरानी लाइफ को याद करके नॉस्टैल्जिक फील करते हुए हिबिकी रियलाइज करता है कि उसे वापस घर जाने का कोई तरीका ढूंढना शुरू करना होगा। दिन ढलकर रात में बदल जाता है और अब एमिलिया और उसकी पार्टी भी अपनी जर्नी कंप्लीट करने के करीब होती है। एमिलिया महसूस कर सकती है कि आइवल उदास फील कर रही है, इसलिए वो उसका मूड बेटर करने के लिए उसे एक पीस ऑफ ज्वेलरी देती है। नॉर्मली एमिलिया की एंटिक से अनॉयड रहने वाली आइवल खुशी खुशी वो छोटा सा गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेती है। वापस सिटी में हिबिकी और उसकी पार्टी कैश कंप्लीट करने और सारी हाउस बेचने के बाद काफी अच्छा पैसा कमा लेती है। असल में गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट हर्ब्स की क्वांटिटी देखकर शॉक्ड हो जाती है कि उसे शक होने लगता है और वो हिबिकी से पूछती है कि क्या उसने सच में ये हाउस कहीं से खरीदी नहीं है। अब हिबिकी सिटी में एक शांत और पीसफुल दिन स्पेंड करना चाहता है, लेकिन तभी उसकी मुलाकात बाल डिलियर्स गिल्ड मास्टर से हो जाती है। वो फाइनली रॉयल कैपिटल से वापस आ गया होता है, लेकिन बाल ये देखकर सरप्राइज हो जाता है कि हिबिकी ने अब तक एक भी मसल गेन नहीं किया है। कमजोर से छोटे लड़के को एक असली आदमी बनाने के इरादे से बाल हिबिकी को अपने साथ ट्रेनिंग करने के लिए कहता है, लेकिन तब क्लॉड को काफी जेलसी होने लगती है और वो बाल्स को पीछे हटने को बोल देता है। प्राउड गिल्ड मास्टर पीछे हटने से मना कर देता है क्योंकि उसका मानना है कि सिर्फ वही हिबिकी की हेल्प कर सकता है, लेकिन क्लाउड का मानना है कि मसल्स एक ऐसी चीज है जो वक्त के साथ केयर और प्रैक्टिस से बनाई जाती है। बी क्लाउड के पैथेटिक अप्रोच का मजाक उड़ाता है और फिर वो चीजों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का फैसला करता है। अपना कोट उतारते हुए बाल्स अपनी रिब्ड मसल दिखाता है और फिर क्लॉड के साथ लड़ना शुरू कर देता है। वुल्फमैन अपने स्पेयर का यूज करके गिल्ड मास्टर को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्लियरली आउटक्लास्ड होता है। बाल एक एब्सोल्युटली बीस्ट है, उसका बॉडी स्टील की तरह बना हुआ है और वो स्वॉर्ड के साथ भी काफी टैलेंटेड है। हिबिकी इतना शॉक्ड हो जाता है कि वो बिल्कुल अलग कैरेक्टर जैसे बिहेव करने लगता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि ये दोनों बूढ़े आदमी उसकी वजह से लड़ रहे हैं। पास के सारे लोग डर के मारे भाग जाते हैं क्योंकि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जाने लगती है। हिबिकी सेपो से गिल्ड मास्टर को अप्रेस करने के लिए कहता है और उसे पता चलता है कि बाल सबसे कई लेवल ऊपर है। बाल क्लाउड को पीछे हटने के लिए बोलता है, लेकिन साफ दिख रहा होता है कि दोनों और भी डेंजरस तरीके से लड़ने के लिए रेडी हो रहे हैं। इससे पहले कि सिचुएशन और ज्यादा खराब हो, जूल वहां पहुंचती है और अपनी आइस पावर का यूज करके वुल्फमैन और गिल्ड मास्टर दोनों को उड़ा देती है। तभी एक मोटी औरत जो काफी अमीर लग रही होती है सीट के बीच भागते हुए आती है क्योंकि किसी ने उसका पर्स चुरा लिया होता है। हिबिकी और बाकी सब ये देखते रहते हैं, लेकिन फिर हिबिकी नोटिस करता है कि उसका खुद का पैसे वाला बैग भी मिसिंग है। हिबिकी को अभी अभी गिल्ड से पेमेंट मिली थी और अब वो पैसे गायब हैं। हिबिकी पैनिक करने लगता है जबकि जूल को लगता है कि ये जरूर उस बैंडिट का काम है। अपेरेंटली ये क्रिमिनल अपनी टेल को स्नेक में बदल सकता है। उसका यूज लोगों को टिकल करने के लिए करता है और वो सिर्फ अमीर लोगों को ही टारगेट करता है। इस अजीब बैंडिट से अपने पैसे वापस लेने के इरादे से हिबिकी एक क्लूलेस लड़की का डिस्गाइज पहनने का फैसला करता है और लिलियन के साथ एक कैफे विजिट करता है। हिबिकी का डिस्गाइज थोड़ा ज्यादा ही परफेक्ट होता है और वो डिप्रेस फील करता है क्योंकि वो एक लड़की से भी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। प्लान ये होता है कि टेबल पर पैसे का एक पाउच छोड़ दिया जाए ताकि बैंडिट उसे चुरा ले। फिर क्लॉड जो पास ही बैठा होता है तुरंत एक्शन में आकर क्रिमिनल का पीछा करेगा। ऑर्डर प्लेस करने के बाद फाइनली खाना आ जाता है और वेट्रेस टेबल पर पैनकेक्स रख देती है, लेकिन तब क्लॉड हिबिकी को बताता है कि उन्हें ट्रिक कर दिया गया है। वेट्रेस ये असल में बैंडिट है और वो पैसे लेकर अब भाग रही है। थैंकफुली पैसे वाला पाउच पहले से रिग था ताकि वो पीछे एक कलर का ट्रेल छोड़ सके। हिबिकी और बाकी लोगों को बैंडिट का पता लगाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता और वो उसका पीछा करते हुए एक डार्क और अजीब सी एली तक पहुंच जाते हैं। एली के एंड पर एक स्ट्रेंज सी सीढ़ियां होती हैं जो किसी अंडरग्राउंड टेवन की तरफ जाती हैं। यहाँ हर तरह का शेडी लुकिंग लोग जमा हुए होते हैं, अजीब अजीब काम करते हुए। हिबिकी और बाकी लोग इस बिजार जगह के अंदर एंटर करते हैं, लेकिन हिबिकी अभी भी अपने डिस्गाइज में होता है, इसलिए अजीब आदमी उस पर लाइन मारना शुरू कर देते हैं। एक शर्टलेस जैक्ड आदमी हैंकरचीफ का यूज करके हिबिकी से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। उस वियर्डो को इग्नोर करने के बाद हिबिकी एक और शर्टलेस बंदे से टकराता है जो वायलेंटली एक मॉस्किटो को मार देता है। इनमें से कोई भी फ्लफी टेल्ड बैंडिट जैसा नहीं लग रहा, लेकिन तब हिबिकी एक अजीब सी हुड पहने हुए इंसान को नोटिस करता है। ये हुडेड फिगर क्लियरली सबसे अलग लग रहा होता है, इसलिए हिबिकी और बाकी लोग उस स्ट्रेंज इंसान
इंसान का पीछा करने का फैसला करते हैं। हुड के नीचे एक अजीब सी लड़की होती है जिसके पास एक जाइंट फ्लफी टेल होती है। हिबिकी उस स्ट्रेंजर से कहता है कि वो उसके चुराए हुए पैसे वापस करे, लेकिन साफ दिख रहा होता है कि लड़की बिल्कुल भी डरी हुई नहीं है। इसलिए हिबिकी उसे अपनी अप्रेजर पावर यूज करने की धमकी देता है। धमकी देने के बाद भी वो लड़की, जिसका नाम असल में फौना होता है, इन पॉइंटलेस थ्रेट पर बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती। लेकिन फिर हिबिकी रिवील करता है कि उन्हें सब कुछ पता है और फौना मजबूरन अपना हुड हटा देती है और खुद को एक बीस्ट गर्ल के रूप में रिवील करती है जिसके पास सबसे ब्यूटीफुल टेल होती है। फौना कितनी हॉट है ये देखकर शॉक्ड हिबिकी और क्लाउड उसे पैसे वापस करने की डिमांड करते हैं, लेकिन ट्रैप तो फौना ने ही सेट किया होता है। वो हिबिकी को अंडरग्राउंड टेवन तक लेयर करके लाई थी जहाँ उसने उसके और भी पैसे चुरा लिए। और अब एक बार फिर फौना एलिवे को रिक कर देती है और एक चीप ट्रिक का यूज करके कई वुडन प्लैंक सीधा हिबिकी के ऊपर गिरा देती है। थैंकफुली क्लॉड तुरंत जंप इन करता है, खुद को और लिलियन को सेफ रखता है और हिबिकी को धक्का देकर बचा लेता है ताकि वो फौना का पीछा कर सके, क्योंकि वो बैंडिट को छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं होता। हिबिकी भी उसके पीछे भागता है, लेकिन एक बार फिर फौना की ट्रिक से शिकार बन जाता है। फौना पीछे मुड़कर देखती है तो हिबिकी उसके वायर ट्रैप में उलझा हुआ उल्टी पोजीशन में लटका होता है और उसे छोड़ देने की भीख मांग रहा होता है। हिबिकी मदद के लिए चिल्लाता है जबकि फौना उसका मजाक उड़ाती है, लेकिन फिर बीस्ट गर्ल नोटिस करती है कि हिबिकी असल में एक लड़का है। हिबिकी की विग गिर जाती है और उसकी पैंट एक्सपोज हो जाती है। इस स्टेट में फौना को हिबिकी एक्चुअली काफी क्यूट लगता है, इसलिए वो एक कंडीशन पर पैसे वापस देने का ऑफर करती है। फौना चाहती है कि हिबिकी उसके पास मौजूद कुछ आइटम्स को अप्रेस करे। इस सिंपल कंडीशन को एक्सेप्ट करते हुए हिबिकी और फौना वापस अंडरग्राउंड टेवन में जाते हैं जहाँ अप्रेजर प्रोसेस शुरू होता है। सबसे पहले फौना हिबिकी को एक स्पेशल रिंग अप्रेस करने को कहती है जो एक्चुअली एक वैल्यूएबल ऑर्नामेंट निकलती है। फिर फौना उसे एक पर्ल नेकलेस देखने को कहती है जो असल में फेक स्टोन्स निकलते हैं। पर्ल्स में कोई वैल्यू ना देखकर फौना उन्हें फेंक देती है। फिर हिबिकी को एक डैगर दिया जाता है और उसे अप्रेस करने के बाद उसे पता चलता है कि ये मेनली सेरेमोनियल पर्पस के लिए यूज होने वाला डैगर है। अब तक उसकी एबिलिटीज से इम्प्रेस्ड होकर फौना एक स्पेशल आइटम निकालती है, एक वुडन ब्रेसलेट। शुरू से ही हिबिकी महसूस कर लेता है कि आइटम खास वैल्यूएबल नहीं है, लेकिन इसमें कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं। हिबिकी के अप्रेजल स्किल रिवील करती है कि ब्रेसलेट पर एक डिजाइन कर्व्ड है जो बीस्ट मैन को बहुत पसंद आता है। इसमें किसी डायना नाम के इंसान का मैसेज भी इंक्लूड है। ये सुनते ही फौना अनईजी फील करने लगती है और वो डिमांड करती है कि मैसेज में क्या लिखा है। तब हिबिकी उसे बताता है कि मैसेज बस एक सिंपल सा थैंक यू है। फौना धीरे से अपनी चेयर पर वापस बैठ जाती है। वो हिबिकी को बताती है कि ये ब्रेसलेट उसे उसकी छोटी बहन ने दिया था। फौना कभी किसी ऐसे इंसान को नहीं ढूंढ पाई जो उसके लिए मैसेज को डिसिफर कर सके, क्योंकि वो पढ़ नहीं सकती, लेकिन अब वो फाइनली अपनी छोटी बहन के छोड़े हुए वर्ड्स जान पाई है। फिर हिबिकी फौना से पूछता है कि क्या उसकी छोटी बहन को पता है कि वो अब एक रोटन बैंडेड बन चुकी है, लेकिन फौना रिवील करती है कि उसकी बहन मर चुकी है। उनके घर पर एक इंटेंस इंसिडेंट हुआ था और फौना ने सब कुछ खो दिया। अपने एक्सपीरियंस से बात करते हुए फौना हिबिकी को बताती है कि अगर उसका कोई घर है तो उसे चाहे कुछ भी हो जाए वापस जाने की कोशिश करनी चाहिए, वरना हो सकता है वो उसे हमेशा के लिए खो दे और दोबारा वापस जाने का मौका कभी ना मिले। जाने से पहले फौना हिबिकी को बताती है कि हर बीस्टमैन का एक ट्रेजिक पास्ट होता है, इंक्लूडिंग क्लाउड, और उसे वुल्फमैन से उसके पास्ट के बारे में पूछने की कोशिश करनी चाहिए। फिर वो हिबिकी को एक किस और उसके पैसे देकर वहाँ से चली जाती है, दोबारा कभी नजर न आने के लिए। दिन खत्म होने लगता है और हिबिकी वापस टेबल लौट आता है जहाँ तान्या हिबिकी के फेस से फौना की लिपस्टिक मार्क हटाने की कोशिश करती है। बास भी वहाँ होता है और उसके पास हिबिकी और बाकी लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज होता है। गिल्ड मास्टर के अकॉर्डिंग किंगडम से एक नई यंग और एनर्जेटिक पार्टी सामने आई है। उन्हें कॉप्स किलर के नाम से जाना जाता है और खुद किंग ने उन्हें अनडेड को हैंडल करने का ऑर्डर दिया है। ये सुनकर कि इस दुनिया में अनडेड मॉन्स्टर भी एग्जिस्ट करते हैं, हिबिकी बुरी तरह फ्रीक आउट कर जाता है। बास मानता है कि ये पार्टी सिटी की तरफ ट्रेवल कर रही है और किसी भी दिन यहाँ पहुँच सकती है। ये सुनते ही हिबिकी और भी नर्वस हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि एरिया में अनडेड मॉन्स्टर मौजूद हैं। बाद में हिबिकी, क्लॉड और लिलियन उस क्रेजी दिन के बारे में बात करते हैं जो उन्होंने अभी एक्सपीरियंस किया और प्रोसेस में हिबिकी ने कितनी नई चीजें सीखी। आखिरकार वो एक जर्नी पर जाना चाहता है और किसी नॉलेजेबल इंसान से मिलना चाहता है। क्लॉड रियलाइज करता है कि हिबिकी शायद किसी सेज की बात कर रहा है। इस दुनिया में ग्रैंड सेज होते हैं जो 500 साल से भी ज्यादा जी चुके होते हैं और इमेंस विजडम रखते हैं। फिर क्लॉड हिबिकी से पूछता है कि वो एक सेज से बात क्यों करना चाहता है, लेकिन उसका जवाब क्लॉड और लिलियन को दोनों को शॉक कर देता है। हिबिकी अपनी असली दुनिया में वापस जाना चाहता है और शायद एक सेज उसकी हेल्प कर सके। ये जवाब सुनकर क्लॉड और लिलियन काफी उदास हो जाते हैं। उन्होंने कभी सीरियसली ये सोचा ही नहीं था कि एक दिन हिबिकी उन्हें छोड़कर चला जाएगा, लेकिन क्लॉड प्रॉमिस करता है कि जब तक हिबिकी इस दुनिया में रहेगा वो उसकी प्रोटेक्शन करता रहेगा। इसी बीच एमिलिया, एवल
और स्टेलिया भी अपनी जर्नी के एंड तक पहुंच चुके होते हैं। तब एमिलिया रिवील करती है कि कुछ दिन पहले उसने एक अजीब सी आवाज सुनी थी जो उसे ईस्ट की तरफ जाने को कह रही थी, जहाँ कोई प्रीशियस चीज गिर चुकी है। ये सुनकर आइवल शॉक हो जाती है और रियलाइज करती है कि जिस चीज को वो ढूंढ रही है वो असल में किसी बिल्कुल अलग जगह पर है। बिना ज्यादा कंसर्न दिखाए आइवल एमिलिया को उसकी हेल्प के लिए आधे मन से थैंक्स बोलती है और फिर ठंडे अंदाज में ग्रुप को छोड़कर चली जाती है। एमिलिया इतनी शॉक्ड हो जाती है कि उसके पास बोलने के लिए वर्ड्स ही नहीं बचते और वो बस आइवल को बिना एक प्रॉपर फेयरवेल कहे जाते हुए देखती रह जाती है। अगली सुबह ब्रेकफास्ट करते वक्त वो अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में डिस्कस करते हैं और क्लॉड कंफर्म करता है कि हिबी श्योर है कि वो कंट्री के सारे सेजेस को ढूंढना चाहता है और अपनी प्रॉब्लम के बारे में उनसे कंसल्ट करना चाहता है। और हिबी जवाब देता है कि उसे लगता है कि आगे बढ़ना और कोई लीड पाने का यही एक तरीका है। क्लॉड कुछ देर सोचता है और जवाब देता है कि अगर ऐसा है तो उनके पास पेट्रोडिनस नाम के सिटी की तरफ बढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उन्हें अपनी सर्च वहीं से शुरू करनी होगी। हिबी को बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि ये सिटी कहाँ है, लेकिन वी उसे बताती है कि सिटी तक एक डंजन के थ्रू पहुंच सकते हैं और उसके हिसाब से सबसे पास वाला डंजन जिसके थ्रू वो सिटी पहुंच सकते हैं वो नॉर्थ डंजन होना चाहिए। लगता है हिबी ने ना कभी कोई गेम खेली है और ना ही कोई बुक पढ़ी है, क्योंकि उसे बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि डंजन्स क्या होते हैं। लेकिन क्लॉड समझाता है कि डंजन्स ऐसी जगह होती हैं जो हर तरफ मॉन्स्टर से भरी होती हैं और उन्हें काफी डेंजरस माना जाता है। उसका मानना है कि जब तक वो बहुत ट्रेनिंग नहीं करते तब तक डंजन क्लियर करने के चांस काफी कम होंगे। हेबी सोचने लगता है कि आखिर वो लोग डंजन कैसे क्लियर करेंगे, लेकिन लिली बात करने के मूड में नहीं लगती, क्योंकि वो ब्रेकफास्ट टेबल से उठती है और वापस अपने रूम में जाने का फैसला करती है। तभी गिल्ड मास्टर भी आ जाता है और पूछता है कि सब ठीक है या नहीं, लेकिन हेबी जवाब देता है कि रिसेंटली उसके और लिली के बीच थोड़ा रफ पैच चल रहा है। गिल्ड मास्टर उसे सब कुछ भूल जाने को कहता है क्योंकि वो इसे हैंडल कर लेगा और उसे ट्रेनिंग कैंप शुरू करने के लिए जंगल में ले जाता है। वो हिबी को बताता है कि उसे जल्दी से ट्रेनिंग करके कुछ बल्किंग मसल्स बना लेनी चाहिए ताकि वो डंजन्स के थ्रू जा सके। वी घर वापस जाना चाहती है और क्लॉड भी असल में यहाँ रहना नहीं चाहता, लेकिन वो ये मानता है कि अगर उन्हें डंजन्स क्लियर करने हैं तो थोड़ी ट्रेनिंग कर लेना बुरा नहीं होगा। गिल्ड मास्टर कहता है कि मसल्स हमेशा काम आते हैं, इसलिए इसमें कोई डाउनसाइड नहीं है, लेकिन क्लॉड क्लेम करता है कि वो उससे एग्री नहीं करता और वो उसे हिबी को कोई रोस्टेड अप मीट हेड बनाने नहीं देगा। जब वो दोनों एक दूसरे से आर्ग्यू कर रहे होते हैं, भी रियलाइज करता है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है और उसे इस ordeal से गुजरना ही पड़ेगा। ट्रेनिंग जल्दी ही शुरू हो जाती है और गिल्ड मास्टर तुरंत उसकी कोर स्ट्रेंथ पर काम करना शुरू कर देता है। उसे पत्थर उठवाने, उंगलियों से वॉलनट तोड़वाने और हैवी लोड्स उठवाने लगता है ताकि धीरे धीरे उसकी मसल्स हार्ड लेबर के लिए कंडीशन हो सके। लिली ऊपर से ये सब देख रही होती है और कहती है कि वी सच में अपनी बेस्ट ट्राई कर रहा लगता है ट्रेनिंग के लिए। वी भी एग्री करती है क्योंकि उसके पास वैसे भी ज्यादा स्किल्स नहीं है, कम से कम वो ये ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए अपना पूरा एफर्ट तो दे रहा है। लिली फिर से उदास हो जाती है और सोचने लगती है कि क्या वो सच में इतनी बैडली अपने घर वापस जाना चाहता है। वी ये महसूस कर लेती है और कहती है कि उन्हें उसके खुद के डिसीजन लेने का वेट करना चाहिए और उसके साथ बिल्कुल एंड तक रहना चाहिए, चाहे उसका डिसीजन कुछ भी हो। उसी वक्त तान्या भी वहाँ आ जाती है, ये कहते हुए कि आज इनमें ज्यादा कस्टमर्स नहीं आए, इसलिए उसने आज का दिन ऑफ लेने का डिसाइड किया और लिली के पास बैठकर हिबी की ट्रेनिंग देखने लगती है। शाम होने तक क्लॉड एक बार फिर उसे आर्चरी की ट्रेनिंग देना शुरू करता है, लेकिन वो अब भी उतना ही बुरा होता है जितना पहले था। टारगेट से सिर्फ कुछ फुट स्टेप दूर होते हुए भी एक भी एरो टारगेट पर हिट नहीं कर पाता। आखिरकार मुश्किल से कुछ टारगेट हिट करने के बाद हिबी की थकान से गिर पड़ता है और कहता है कि उसे नहीं लगता कि वो आज और ट्रेनिंग कर पाएगा। क्लॉड उसे बताता है कि उसने काफी अच्छा काम किया, लेकिन नेक्स्ट टाइम टारगेट के सेंटर को हिट करने की कोशिश करने को कहता है। गिल्ड मास्टर भी उसे कहता है कि चाहे उन्हें अभी दिख नहीं रहा हो, लेकिन उसने शायद ऑलरेडी थोड़ा मसल मास डेवलप करना शुरू कर दिया होगा। हिबी सोचता है कि क्या वो सच में स्ट्रॉन्गर हुआ है, इसलिए वो अपनी स्टेट्स चेक करता है, सिर्फ ये रियलाइज करने के लिए कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। गिल्ड मास्टर हंसने लगता है और कहता है कि उन्हें सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर फोकस करना चाहिए था, शायद तब उन्हें रिजल्ट देखने को मिलते। लेकिन क्लॉड आर्ग्यू करता है कि स्किल्स उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। दोनों फिर से लड़ने ही वाले होते हैं कि थैंकफुली जूल वहां आ जाती है, फाइट रोक देती है और सबको स्प्रिंग में एक वार्म बात के लिए इनवाइट करती है। स्प्रिंग के अंदर ही भी नोटिस करता है कि क्लॉड काफी कंटेंट लग रहा है और उसे इस बारे में पूछता है। क्लॉड बस इतना जवाब देता है कि काफी टाइम हो गया था जब वो इस तरह रिलैक्स कर पाया हो। तब हिबी को फोना की बात याद आती है 20 पीपल के होमलैंड के बारे में और कैसे वो किसी वॉर की वजह से बर्बाद हो चुका है। वो क्लॉड से उसके होमलैंड के बारे में पूछ लेता है, ये कहते हुए कि उसने कभी उसके बारे में कुछ बताया ही नहीं। क्लॉड एक उदास सी स्माइल करता है और जवाब देता है कि उसका होमलैंड पहले बीस्टॉर्न या बीस्ट किंगडम की कैपिटल सिटी हुआ करता था, लेकिन वो पूरी तरह
डिस्ट्रॉय हो गया और उसके जितने भी कंपेनियंस और दोस्त थे सब उसके साथ मर गए। वो कहता है कि अब उस बात का ज्यादा मतलब नहीं है क्योंकि वो सब बहुत पहले की बात है और अब जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि वो हिबी के साथ रहे और एंड तक उसका साथ दे। बात के बाद सब लोग कैंप फायर के पास बैठ जाते हैं जहाँ वी पहले ही सो चुकी होती है, जबकि बाकी सब वॉर्म फायर के आसपास बैठकर ठंडी और खूबसूरत रात में रिलैक्स कर रहे होते हैं। अचानक लिली बोलती है और हिबी को बताती है कि वो जानती है कि वो कितनी मेहनत कर रहा है, लेकिन वो नहीं चाहती कि वो उसे छोड़कर अपनी दुनिया में वापस चला जाए क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। हिबी तुरंत उदास हो जाता है और उससे सॉरी बोलता है, ये कहते हुए कि वो रुक नहीं सकता, लेकिन लिली उसे कहती है कि कोई बात नहीं और अपने आंसू साफ करते हुए कहती है कि वो जानती है कि वो बिल्कुल अनरीजनेबल बिहेव कर रही है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं सकती। इतना कहकर वो उठती है और हिबी को एक कप गर्म लिक्विड देती है, ये कहते हुए कि उसने तान्या से इसे बनाना सीखा है और ये थकान कम करने में हेल्प करेगा। हिबी उसका शुक्रिया अदा करता है और एक गहरा सिप लेता है। लिली को बताता है कि उसने बहुत इनक्रेडिबल काम किया है और वो ऑलरेडी बेटर फील कर रहा है। इसके साथ ही दोनों के बीच जो थोड़ी सी अनईजीनेस थी वो हवा में गायब हो जाती है। अगली सुबह जब वो ट्रेनिंग के लिए वापस जंगल की तरफ जा रहे होते हैं तभी अचानक क्लॉड को एरिया में किसी और की प्रेजेंस महसूस होती है। हिबी तुरंत अपना वर्ल्ड मैप खोलता है लेकिन कुछ भी नहीं दिखता। तभी अचानक क्लॉड पीछे मुड़ता है और तुरंत अपना स्पेयर निकालकर पीछे खड़े इंसान पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। वो एक यंग ब्लू हेयर लड़की निकलती है जो उन्हें बताती है कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है और वो बस यहाँ से गुजर रही थी। हिबी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसने उसे मैप पर देखा ही नहीं था, तो फिर वो यहाँ कैसे है। इसलिए वो सेफ्टी के लिए उसका अप्रेजल करने का डिसाइड करता है ताकि श्योर हो सके कि सब कुछ ठीक है। सब कुछ नॉर्मल लगता है इसलिए वो क्लॉड को कहता है कि सब ठीक है। क्लॉड उस पर स्पेयर तानने के लिए माफी मांगता है लेकिन वो लड़की उसे टेंशन न लेने को कहती है और अपना नाम आईवी बताती है जो एक ई रंग एडवेंचरर है और जंगल में अपना रास्ता भटक गई थी क्योंकि एक ह्यूज मॉन्स्टर वुल्फ उसका पीछा कर रहा था। हिबी तुरंत पूछता है कि उसने मॉन्स्टर को आखिरी बार कहाँ देखा था, लेकिन लड़की को ज्यादा इंटरेस्ट क्लॉड में होता है क्योंकि वो कहती है कि उसने पहले कभी कोई बीस्टमैन नहीं देखा और उसकी मसल्स चेक करना शुरू कर देती है। फिर लिली को भी काफी देर तक देखती है और उनसे फेयरवेल बोलकर एरिया छोड़ देती है, ये कहते हुए कि वो उनसे जल्दी ही फिर मिलेगी। उसके जाने के बाद हिबी सोचता है कि उस लड़की का इशू क्या था क्योंकि वो काफी वियर्ड लग रही थी, लेकिन फिर अपना मैप खोलकर आसपास चेक करता है और जंगल के और अंदर एक मॉन्स्टर स्पॉट करता है। वो तुरंत उसका पीछा करते हैं और वो वही मॉन्स्टर वुल्फ निकलता है जिसके बारे में लड़की बात कर रही थी। वो उस वुल्फ को एक कोने में घेर लेते हैं, या कम से कम उन्हें ऐसा लगता है, लेकिन कुछ तो गलत लग रहा होता है क्योंकि वुल्फ जंगल को उनसे सबसे बेटर जानता होगा, तो फिर उसने खुद को ऐसे कॉर्नर क्यों कर लिया। ये भी श्योर होने के लिए एक बार फिर अपना वर्ल्ड मैप चेक करता है, लेकिन ये देखकर हॉरर में जम जाता है कि ये सब एक ट्रैप था और इस वक्त वो एक ह्यूज पैक ऑफ मॉन्स्टर वुल्फ से घिरे हुए हैं जो उन्हें चीर फाड़ कर मारने के लिए तैयार हैं। क्लॉड रियलाइज करता है कि वो हद से ज्यादा नर्वस हो रहा है क्योंकि उसे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि क्या वो इतने सारे वुल्फ्स को एक साथ हैंडल कर पाएगा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता वो उसमें से एक किसी तरह चुपके से उनके पीछे पहुंच जाता है और अपने क्लॉथ से हेबी पर वार कर देता है, जिसकी वजह से हेबी की बॉडी पर एक बड़ा घाव हो जाता है। वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है और उसके शरीर से खून बहना शुरू हो जाता है। क्लॉड तुरंत वुल्फ से लड़ना शुरू कर देता है और उन्हें पास आने से रोकता है, जबकि लिली अपनी पूरी कोशिश करती है और हर पॉसिबल चीज ट्राई करती है, लेकिन चाहे कुछ भी कर ले वो ब्लीडिंग रोक नहीं पाती। उन्हें बिना पता चले ये पूरा प्लान खुद आइवी ने बनाया था, जो एक ट्री के ऊपर बैठकर पूरा सीन देख रही होती है और सोचती है कि बीस्टमैन के कर्ज को पार्शियली किसने लिफ्ट किया। क्लॉड रियलाइज करता है कि वो एक साथ फाइट भी नहीं कर सकता और हेवी को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता, इसलिए वो लिली को कहता है कि जल्दी से हेवी को वापस टाउन ले जाए और बी के पास पहुंचाए जो ब्लीडिंग रोककर उसे हील कर सकता है। लिली क्लॉड के लिए डर जाती है और पूछती है कि वो उनके पास कब वापस आएगा, लेकिन क्लॉड खुद भी श्योर नहीं होता कि वो जिंदा बच पाएगा या नहीं। फिर भी उसके पास मॉन्स्टर को रोकने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता ताकि लिली और हिबी को भागने का मौका मिल सके। वो लिली को कहता है कि वो बस उनके पीछे ही आएगा और उसे उसकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। लिली उसकी बात मान लेती है और अपनी अर्थ बेंडिंग मैजिक से एक लाइन क्रिएट करती है जिसके साथ वो हिबी को लेकर निकल पड़ती है, जबकि क्लॉड बीच में खड़ा हो जाता है ताकि वुल्फ्स उनके पीछे ना जा सकें। वुल्फ्स को हिबी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लगता और तब क्लॉड रियलाइज करता है कि वुल्फ्स असल में हिबी के नहीं बल्कि उसके पीछे पड़े हैं। वुल्फ्स फिर से उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं जबकि वो उन्हें पीछे धकेलने की पूरी कोशिश करता है। आखिरकार एक ह्यूज वुल्फ सामने आता है और जब क्लॉड उसकी आंखों में देखता है तो उसे अपनी पहली मोहब्बत आना की नजर उसके अंदर जलती हुई महसूस होती है, वही एल्स जिसने उसे बर्बाद कर दिया था। इसी बीच लिली हिबी को लेकर भाग रही होती है और सोच रही होती है कि क्लॉड का क्या होगा, लेकिन वो ज्यादा देर तक इस बारे में सोच भी नहीं पाती क्योंकि वो उसका एक ग्रुप उनका भी पीछा करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उन्हें तुरंत पास वाली केव की तरफ भागना पड़ता है जहां वो मुश्किल से बच पाते हैं। लिली तुरंत अपनी अर्थ बेंडिंग का यूज करके केव का एंट्रेंस सील कर देती है, लेकिन सिल्वर
वुल्फ्स का लीडर बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और अपने टेंटिकल्स का यूज करके एंट्रेंस तोड़ देता है और एबी की तरफ बढ़ने लगता है। लिली एक पावरफुल स्पेल का यूज करके टेंड्रल्स को दूर धकेल देती है, जबकि एबी अपने स्टेट्स चेक करने की कोशिश करता है और रियलाइज करता है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो जल्दी से खुद पर एक हीलिंग स्पेल एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस वक्त उसके पास इतनी फिजिकल या मेंटल स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो ऐसा कर सके। वो सोचता है कि क्लॉड और लिली दोनों अपनी पूरी जान लगा रहे हैं और इस वक्त लिटरली अपनी लाइफ के लिए फाइट कर रहे हैं। अगर वो जल्दी खुद को संभाल नहीं पाया तो शायद वो लोग बच ही ना पाए। इन इमोशंस को बिल्डअप करते हुए अचानक उसे एक बर्स्ट ऑफ एनर्जी मिलती है और वो खुद पर हाइपर क्योर स्पेल एक्टिवेट करने में सक्सेसफुल हो जाता है, जो उसकी इंजरी को काफी हद तक हील कर देती है। उसके बाद वो तुरंत अपनी समन सेक्रेट बीस्ट एबिलिटी यूज करता है, जिसकी वजह से एक ह्यूज लाइटिंग स्टॉर्म क्रिएट हो जाता है और वीक जायंट पैंथर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जो अपनी लाइटनिंग स्किल का यूज करके एरिया के हर एक वुल्फ को एक ही बार में कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देती है। हिबी तुरंत पूछता है कि क्या वो इसी स्पेल का यूज करके पास वाले ह्यूज वुल्फ को भी हरा सकते हैं, लेकिन तभी भी वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है और कहती है कि अब वो कुछ टाइम तक उस अवतार को यूज नहीं कर पाएगी। वो कहती है कि उन्हें क्लॉड की हेल्प करने के लिए वापस जाना चाहिए या नहीं, इस बारे में दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि जिस वुल्फ ने हिबी पर अटैक करके उसे इंजर्ड किया था वो सिल्वर डायमंड वुल्फ था, पैक लीडर और बहुत ही ज्यादा पावरफुल। हिबी कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो क्लॉड को पीछे छोड़कर नहीं जा सकते जब वो उनकी प्रोटेक्शन के लिए फाइट कर रहा है। जैसे क्लॉड उनकी प्रोटेक्शन कर रहा है, वैसे ही उनका भी फर्ज है कि वो क्लॉड की प्रोटेक्शन करें। तभी उसे रियलाइज होता है कि उसे एक नई एबिलिटी मिली है जिसका नाम मेडिसन गॉड स्टाफ है। उसे प्रॉपरली पढ़े बिना ही वो उसे एक्टिवेट कर देता है, जो तुरंत उसे और लिली दोनों को फुल हेल्थ तक हील कर देती है।